हेलो ऑल माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए मई 22 और नवंबर 22 वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज से, और अगले 10-15 दिनों में मैं ये सारे सेशंस खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस सेशन? एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड पे देख ही सकते हो। दिस टॉक्स अबाउट व्हाट द रिवीजन वीडियोस, the most comprehensive revision video that I can ever give you, that I will try to give you। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इतना comprehensive revision video देने की कि इन revision videos के बाद honestly speaking आपको अपने बुक को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं होगी। The moment you see this revision videos multiple times, your entire syllabus will be revised very easily। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है अपनी तरफ से, और मॉक टेस्ट पेपर लिखना है। वो सब आपको करना होगा अपनी तरफ से। लेकिन एज फार एज द सिलेबस इज कंसिडर्ड, कॉन्सेप्चुअली तो मैंने आपके दिमाग में हर चीज घुसाने की कोशिश की है। अब मैं आपके दिमाग में मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ घुसाने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर रिवीजन वीडियोस के थ्रू। ठीक है। सो आई एम कमिंग अप विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिवीजन वीडियो टुडे। आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम on explaining the things. You know how the revision video works. I'll be discussing each and every point from the book itself, from where I have taught you the entire syllabus। मैं जिस बुक से आपको पढ़ाया वहीं से सारी की सारी चीज आपको एक एक करके पढ़ाना, अभी रिवाइज करना शुरू कर दूंगा एट अ लाइटनिंग स्पीड, ताकि कम से कम समय में आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट क्या हो सके, रिवाइज हो सके, और एग्जाम के दिन आप पूरा का पूरा सिलेबस इजीली रिवाइज करके कम से कम एक बार तो जा सको। ठीक है। So without wasting any further time, let us start with the discussion. This entire discussion will be updated as per Finance Act 2021, which is applicable for your exam, that is May 22 and November 22। So before I get into the textbook, I will give you some brief introduction about the subject। उसके बारे में भी एक बार रिवीजन कर लेता हूं मैं। इनकम टैक्स एक्ट बनाने का पावर कहां से मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से एंट्री से? एंट्री नंबर 82 पावर देती है टू मेक इनकम टैक्स एक्ट। अब एंट्री नंबर 82 सब एक्ट के लिए पावर देती है, सारी इनकम उसमें बना सकते हो, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है। उसके बाद शुरू होता है इनकम टैक्स एक्ट के साथ क्या इनकम टैक्स रूल्स भी है? हाँ है, रूल्स भी है। इनकम टैक्स रूल्स 1962 जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पावर दिया गया है सेक्शन 295 के अंदर। जैसे एक्ट बनाने का पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, वैसे रूल बनाने का पावर आपको एक्ट से मिलता है, सेक्शन 295। उसके बाद शुरू होता है आपका पहला सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 1, which talks about short title, commencement and applicability, and it talks about exactly, मतलब उसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया देता है ये पूरा का पूरा लॉ क्या है। तो इस लॉ को आप क्या नाम से बोलोगे? इस लॉ को आप इस नाम से बुलाओगे, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कब से कमेंस होता है? 1/4/1962 से कमेंस होगा, और दिस इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया नाउ इंक्लूडिंग द जेएनके। पहले भी जेएनके में एप्लीकेबल था, अभी भी जेएनके में एप्लीकेबल है। अब जेएनके का जो टुकड़ा हुआ है इन सितंबर और अगस्त 2019, उसके बाद भी आर्टिकल 370 हटने के बाद भी इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स पहले भी जेएनके में लगता था, अभी भी जेएनके में लगेगा। ठीक है। उसके बाद वी मूव ऑन टू सेक्शन 4। सेक्शन 4 इज द हार्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, व्हिच टॉक्स अबाउट व्हाट? That is the charging section of income tax law, which talks about total income of a person shall be chargeable to tax of a previous year in the following assessment year। तो यहां से हमने डिस्कशन शुरू किया था। टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स इज द फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, दैट इज टोटल इनकम इनटू रेट। अब रेट कहां से मिलेगा? रेट आपको फाइनेंस एक्ट से मिलेगा, लेकिन क्या सारे रेट्स आपको फाइनेंस एक्ट से मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको जो इनकम बेस्ड रेट्स है वो इनकम टैक्स एक्ट से मिलेंगे, और जो पर्सन बेस्ड रेट्स है वो आपको फाइनेंस एक्ट से मिल जाएंगे। जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, ये पर्सन बेस्ड रेट्स है, ये आपको मिल जाएंगे रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट 2021 से। लेकिन जो इनकम बेस्ड रेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, ये सब इनकम बेस्ड रेट्स, ये कहां मिलेंगे? ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मिलेंगे आपको। सेक्शन 110 से लेकर 115 बीबीसी के बीच में आपको ये सारे के सारे रेट्स मिलने वाले हैं। तो दो सोर्स है इनकम टैक्स रेट्स के, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। उसके बाद टोटल इनकम कैसे निकालते हो आप? टोटल इनकम निकालने के लिए इसके लिए एक पूरा सेक्शन है। व्हाट इज टोटल इनकम? टोटल इनकम इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 45। उसमें क्या बोला गया है? टोटल इनकम मींस एन इनकम एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 5 and computed in the manner laid down in this act। And therefore, what do you mean by there are two parts in the definition of total income। Total income means income as referred to in what? section 5। सर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये सेक्शन 5 पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 5 में स्कोप ऑफ टोटल इनकम दिया गया है, जिसमें बोला गया है अगर आप रेजिडेंट हो तो आपके लिए वर्ल्ड इनकम टैक्सेबल है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपके लिए इनकम या तो इंडिया में अक्रू होनी चाहिए, डीम टू अक्रू होनी चाहिए, राइज होनी चाहिए, या तो रिसीव होनी चाहिए, डीम टू रिसीव होनी चाहिए, तभी जाकर टैक्सेबल होगा। एक बार ये पता चल गया आपकी इनकम इंडिया के स्कोप में आती है, अगला स्टेप आपको कंप्यूटेशन करना है।
कंप्यूटेशन करने के लिए इनकम को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्लासिफाई करने के लिए इनकम 5 हेड्स में डिवाइडेड है। वो कहां लिखा है? वो लिखा है सेक्शन 14 के अंदर। और 5 हेड्स में इनकम कैसे डिवाइड होती है? सबसे पहले सैलरी सेक्शन 15 से लेकर 17 तक, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक, उसके बाद पीजीबीपी दैट इज सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 तक, उसके बाद आईएफओ, उसके बाद कैपिटल गेन सॉरी सेक्शन 45 से 55A तक, और उसके बाद आईएफओएस आपका सेक्शन 55 से 59 तक, 56 से 59 तक। उसके बाद शुरू हो जाता है आपके क्लबिंग के प्रोविजंस, फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, और उसके बाद में शुरू हो जाता है आपका चैप्टर 6 से 80C से लेकर 80U तक चैप्टर 6 से। इस तरीके से आपका इनकम का कंप्यूटेशन होता है। अब ये सब के बीच में एक और सवाल उठेगा, व्हाट इज इनकम? टोटल इनकम तो पता लगा लिया, व्हाट इज इनकम? तो इनकम को गवर्नमेंट ने क्या डिफाइन किया है? हाँ डिफाइन किया, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से, इंक्लूसिव तरीके से डिफाइन किया है। कहां डिफाइन किया है? सेक्शन 2 क्लॉज 24 में। सेक्शन 2 क्लॉज 24 में इनकम कैसे डिफाइंड है सर? इनकम इंक्लूड्स दिस करके टोटल 31 आर्टिकल, 31 आर्टिकल्स गवर्नमेंट ने डाले, उसमें 31 पॉइंट्स डाल के रखे गवर्नमेंट ने इनकम के डेफिनेशन के अंदर। अब इनकम के डेफिनेशन में क्या आता है? क्या रेवेन्यू चीजें इनकम है? क्या कैपिटल चीजें भी इनकम मानी जाएगी? हाँ मानी जाएगी, अगर वो सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर लिखा गया है। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है जो मुझे आपको देना था बिफोर आई कैन स्टार्ट विद माय फर्स्ट टॉपिक। एंड देयरफॉर बिफोर इवन आई स्टार्ट विद माय फर्स्ट टॉपिक, एक चीज और मुझे बोलनी है, दैट इज इनकम को आपने 5 हेड में डिवाइड कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल एसएससीओ के दिमाग में आएगा कि कब मैं कौन सी हेड में जाऊंगा, कब मैं पीजीबीपी में जाऊंगा, कब मैं एचपी में जाऊंगा, कब मैं सैलरी में जाऊंगा, कब मैं आईएफओएस में जाऊंगा, कब मैं कैपिटल गेन्स में जाऊंगा। उसके लिए आपको हर एक हेड का पहला सेक्शन देखना पड़ेगा। जैसे सैलरी का पहला सेक्शन, सेक्शन 15, वो आपको चेक करना पड़ेगा तो पता लगाने के लिए कि आपकी इनकम सैलरी में कब कवर होगी। जैसे एचपी का पहला सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22, वो आपको देखना पड़ेगा तो पता लगाने के लिए कि आपकी इनकम कब एचपी के अंदर आएगी। पीजीबी का पहला सेक्शन कौन सा है? पीजीबी का पहला सेक्शन है सेक्शन 28, वो आपको पता लगाना पड़ेगा, सेक्शन 28 को देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी इनकम पीजीबीपी में आती है या नहीं आती है। ठीक है, therefore on this note let us start with our first head and that is the charging section of pgbp। pgbp के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी क्या बोलता है? सेक्शन 28 बोलता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स कम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब सवाल ये उठेगा बिजनेस का मतलब क्या है? क्या बिजनेस डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 13 के अंदर डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? बिजनेस में ट्रेड आएगा, कॉमर्स आएगा, एडवेंचर आएगा, मैन्युफैक्चर आएगा, लेकिन ये सब के पीछे एडवेंचर होना चाहिए। एडवेंचर मतलब रिस्क होना चाहिए। अगर रिस्क नहीं है तो आपका बिजनेस ही नहीं है। बट बहुत ही घटिया डेफिनेशन है। इससे बेटर डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया इन द केस ऑफ बरेंद्र प्रसाद रे, जिसमें बोला गया है बिजनेस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ अप्लाइंग लेबर एंड स्किल विद अ डोमिनेंट इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जब तक प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा उसको आप बिजनेस नहीं कह सकते हो। उसी तरीके से प्रोफेशन का मतलब क्या है? वो सेक्शन 2 क्लॉज 36 के अंदर डिफाइंड है, जिसमें बोला गया प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है? वोकेशन मतलब कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें कोई स्किल की जरूरत है। क्या डिग्री की जरूरत है? डिग्री की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्किल की जरूरत होना चाहिए। क्या अमिताभ बच्चन के पास स्किल है? जरूर है। क्या डिग्री है? डिग्री नहीं है। क्या विराट कोहली के पास स्किल है? जरूर है। क्या डिग्री है? डिग्री नहीं है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास स्किल है? स्किल भी है, डिग्री भी है। क्या डॉक्टर के पास स्किल है? स्किल भी है, डिग्री भी है। देयरफॉर प्रोफेशन के लिए स्किल की जरूरत है, प्रोफेशन के लिए डिग्री की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये चीज दिमाग में रखना। अब यहां पर कुछ इश्यूज डाल के रखा हूं मैंने, जिसमें आपको पता चलेगा क्या बिजनेस में आएगा, क्या कैपिटल गेन्स में आएगा, क्या हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, क्या इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। जैसे यहां पर सबसे पहले एसएससी ने क्या किया, एक बड़ी लैंड खरीदा था और उसके बाद उस लैंड को बेचने में उसको दिक्कत हो रही है, तो उसने लैंड को प्लॉट्स में डिवाइड किया और बेचना शुरू किया। तो उसने बेचना शुरू किया और उससे जो भी पैसा कमाया, क्या वो पीजीबीपी इनकम है? द आंसर इज नो। यहां पर द इंटेंशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू एग्जिट द मार्केट एंड देयरफॉर यहां पर अगर एक बड़ी सी लैंड आप उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में बेचते हो तो उसकी जो भी इनकम होगी वो कैपिटल गेन्स में कवर हो जाएगी। सेकेंडली, अगर आप एक बहुत बड़ी लैंड खरीद रहे हो, उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, फैक्ट्री बना रहे हो, स्कूल बना रहे हो, कॉलेजेस बना रहे हो, मॉल बना रहे हो, थिएटर्स बना रहे हो और फिर जाकर उसको बेच रहे हो, तो वो आपकी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, वो पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी। सिमिलरली, अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो जनरली बैंक में पैसा रख के आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। वो कहां चला जाएगा? जनरली आईएफओएस में चला जाएगा। बट ये चीज मत सोचना कि हमेशा इंटरेस्ट इनकम आईएफओएस में जाएगी, बिल्कुल नहीं। इंटरेस्ट इनकम इज चार्जेबल अंडर आईएफओएस इफ नॉट अंडर पीजीबीपी। अगर इंटरेस्ट पीजीबीपी में चार्ज हो सकता है तो उसको पीजीबीपी में चार्ज करना चाहिए। तो पीजीबीपी में कब चार्ज करना होगा सर इंटरेस्ट को? जब आपको लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो पीजीबीपी में चार्ज हो जाएगा। मैं टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, आप भी एग्जाम में लिखने की कोशिश करना। थोड़ा टेक्निकल पेपर आपका होना चाहिए, एकदम ब्लैंड और एकदम सिंपल पेपर एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा टेक्निकलिटी होनी चाहिए। जब आपको लगता है योर इंटरेस्ट इनकम इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, इनएक्सट्रिकेबली लिंक का मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम विल बी कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड नॉट अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे एग्जांपल यहां पर है, मेरे को गवर्नमेंट से टेंडर चाहिए कि ये प्रोजेक्ट आप मुझे ही दो भाई, किसी और को मत देना। तो गवर्नमेंट से अगर आपको टेंडर चाहिए कि प्रोजेक्ट आपको ही मिले, किसी और को नहीं देना, तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई हमको तेरे पर भरोसा कैसे करें। तो मैंने बोला कि मैं आपके नाम पे एक बैंक गारंटी बना लेता हूं।
मैंने गवर्नमेंट को बोला मैं आपके नाम पे एक बैंक गारंटी बना लेता हूं भाई, तब तो भरोसा करोगे? तब गवर्नमेंट ने बोला हाँ तब भरोसा करेंगे। तो मैंने गवर्नमेंट के नाम पे एक 5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी बना दी, उससे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब वो इंटरेस्ट क्या कमाना मेरा इंटेंशन था? बिल्कुल नहीं। दैट इंटरेस्ट इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड व्हाट? अंडर द हेड पीजीबीबी। सिमिलरली यहां पर एक एसएससी है, उसकी फैक्ट्री है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बीच में अचानक से लॉकआउट आ गया। लॉकआउट मतलब एम्प्लॉयज ने नाटक किया, फैक्ट्री के अंदर बंद करवा दिया सब कुछ। तो अब बिजनेसमैन क्या सोचता है कि अभी 2-4 महीने तक देखो टेम्पररी सब कुछ बंद होने वाला है, तो ऐसे ही खाली छोड़ने से कुछ पैसे तो आने नहीं वाले, तो उसने अपने टेम्पररी अपने प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन सबको लेट आउट करवा दिया। अब उससे जो पैसा कमा रहा है क्या वो आईएफओएस में जाएगा? द आंसर इज नो। अगेन उसकी बिजनेस की समझदारी है, इसको टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है बिजनेस एक्सपीडियंसी और कमर्शियल एक्सपीडियंसी। देयरफॉर ये इनकम कहां कवर जाएगी? ये इनकम भी आईएफओएस में नहीं जाएगी, बल्कि कहां चले जाएगी? पीजीबीपी के अंदर जाएगी। आप यहां पर चेक कर लेना, यहां पर टेक्निकल शब्द क्या दिमाग में रखोगे आप? बिजनेस एक्सपीडियंसी। ठीक है, क्लियर है? वैसे ही यहां पर देखो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कमाते हो, कुछ प्रॉपर्टी आप लेट आउट करते हो, उससे इनकम कमाते हो, बाय डिफॉल्ट वो इनकम कहां जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन क्या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो रेंटल इनकम है, क्या वो पीजीबीपी में भी क्लासिफाई हो सकती है? देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच इट कैन बी क्लासिफाइड अंडर पीजीबीपी आल्सो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है, मैंने लेट आउट किया, उससे रेंट कमाया, वो चले जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सपोज लोधा बिल्डर है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्यों बनाता है? वो बनाता है और बेचता है, लेकिन अगर उसके फ्लैट बिक नहीं रहे तो अब उसने बचे हुए फ्लैट जो है वो उसने लेट आउट कर दिया, तो वो कहां चले जाएगी? वो भी चले जाएगी हाउस प्रॉपर्टी। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो भी हाउस प्रॉपर्टी चले जाएगी। लेकिन अगर कोई एसएससी है जो प्रॉपर्टी खरीदता है इस इंटेंशन से कि मुझे बेचना नहीं है, मुझे लेट आउट पर ही चढ़ाना है, मुझे लेट आउट पर ही चढ़ाना है, और सब्सटैंशियल इनकम उसकी उसे से आती है, तो वो इनकम चली जाएगी कहां पर? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे मॉल वालों की इनकम होती है, उनका इंटेंशन क्या होता है? प्रॉपर्टी बनाना और उसको लेट आउट पे चढ़ाना, उनका इंटेंशन बेचना नहीं होता है। देयरफॉर उनकी इनकम चली जाएगी इनकम फ्रॉम व्हाट? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आई होप इट इज क्लियर। यहां पर दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, एक रयाला कॉर्पोरेशन और एक चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। एक 2015 में आया था, 2016 में। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम के लिए। ठीक है, देन कम्स प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स क्या होता है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स सबसे पहले रियल होना चाहिए। रियल रियल क्या फिक्शनल प्रॉफिट पे गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? लगा सकती है, बाय मेकिंग ए नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज लाइक 44AD, 44AE, 44AE है। सेकेंडली, प्रॉफिट्स एंड गेन्स मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर। कैपिटल प्रॉफिट्स पे चार्ज नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। सेक्शन 28 क्लॉज 1 में चार्ज करना है तो सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट चार्ज होंगे, कैपिटल प्रॉफिट चार्ज नहीं होंगे। अगर कैपिटल प्रॉफिट को गवर्नमेंट को चार्ज करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके लिए भी अलग से चार्जिंग सेक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे आगे जाकर बनाया, हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। थर्ड, कैपिटल प्रॉफिट्स एंड गेन्स में भी रियल, प्रॉफिट्स एंड गेन्स में भी रेवेन्यू। थर्ड, प्रॉफिट्स एंड गेन्स में अराइज इन कैश और काइंड, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों कंसिडरेशन हो सकता है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स में भी लीगल और इलीगल। लीगल बिजनेस को भी गवर्नमेंट टैक्स करेगी, इलीगल बिजनेस को भी गवर्नमेंट टैक्स करेगी। गवर्नमेंट लीगैलिटी इलीगैलिटी के बीच में फर्क नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट्स को बिजनेस कौन चलाएगा? इट शुड बी कैरिड ऑन बाय द एसएससी। कैरिड ऑन बाय द एसएससी का मतलब क्या? सब कुछ एसएससी करेगा? नहीं नहीं, कैरिड ऑन बाय एसएससी का मतलब है कंट्रोल एसएससी के हाथ में होना चाहिए। एक्चुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस कोई और भी करेगा तो चलेगा, आप बिजनेस आउटसोर्स भी करो, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल आपके हाथ में होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या पूरे साल बिजनेस करना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी है। इवन इफ यू डू बिजनेस फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, entire year, that is sufficient. Further, it is not necessary that the business should be in existence in AY. AY में बिजनेस का होना जरूरी नहीं है। बिजनेस सिर्फ PY में तो भी चलेगा, AY में बंद हो गया तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 28 क्लॉज 1 इज ऑल अबाउट। एक बार आपको पता चल गया आपकी इनकम जो है वो पीजीबीपी में कवर होती है, अब आपको कंप्यूटेशन करना है। कंप्यूटेशन के लिए आपको सेक्शन 29 में जाना है। सेक्शन 29 बहुत प्यारी बात बोलता है, क्या बोलता है भाई? सेक्शन 30 से लेकर 43D पढ़ लो, आपको कंप्यूटेशन अपने आप आ जाएगा। और क्या, ये 14 सेक्शन पढ़ लो, कंप्यूटेशन आ जाएगा। तो पूरा पीजीबीपी अपना यही टारगेट है, इन 14 सेक्शनों को एक एक करके पढ़ना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा हूं मैं उसके पहले। लेकिन ये सब पढ़ के भी हम लोग क्या कर लेंगे जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे पहले अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा सेक्शन 145 में। 145 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? अगर आप पीजीबीपी में हो या आईएफओएस में हो तो आपको हम ऑप्शन देते हैं मर्केंटाइल या कैश। लेकिन ऑप्शन कब देते हैं? रेगुलरली फॉलो करने का, चेंज नहीं करने का ईयर टू ईयर। रेगुलरली फॉलो करो, मर्केंटाइल फॉलो करो, कैश फॉलो करो, रेगुलरली फॉलो, हर साल चेंज नहीं करने का। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? अगर आप मर्केंटाइल फॉलो करते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन सा स्टैंडर्ड है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से स्टैंडर्ड नोटिफाई करती है? वो नोटिफाई करती है अपने खुद के स्टैंडर्ड्स। पहले आईसीआई के स्टैंडर्ड नोटिफाई करती थी, लेकिन अब आईसीडीएस नोटिफाई करती है। तो आईसीडीएस के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आईसीडीएस के हिसाब से अपना कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। थर्ड, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर आप सबसेक्शन 1 और 2 के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करोगे, कंप्यूटेशन नहीं करोगे, तो हम आपकी बैंड बजा देंगे। एसएससी का ऑफिसर आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेसिक डिस्कशन खत्म होता है। उसके बाद आपका पूरा जो चैप्टर है, ये इसमें यहां पर आधे से ज्यादा चैप्टर इनफैक्ट यहां पर लिखा हुआ है, उसका पूरा एक मैक्रो व्यू दे रहा हूं मैं आपको, बर्ड्स आई व्यू। क्या आपके डिडक्शंस है, डिडक्शंस इस तरीके से फैले हुए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहां पर सारे डिडक्शंस कवर्ड है एक्सेट्रा, आप देख सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे कौन से डिडक्शन है? स्पेसिफिक डिडक्शन, यहाँ पे सेक्टर वाइज डिडक्शन, यहाँ पर जनरल डिडक्शन, ठीक है। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। उससे पहले एक चीज और मेरे को अभी आज खत्म कर देनी है, वो एक चीज क्या है, वो यहाँ पर देखो कुछ स्पेशल चार्जिंग सेक्शंस भी हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी हम लोग आज ही बात कर लेंगे। जैसे पहले, अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को पेमेंट करता है फॉर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू बिजनेस और प्रोफेशन, मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे बोला कि आपसे पढ़ाना छोड़ दो, आप इतना पैसा ले लो, ठीक है, और मैं उससे पैसा ले लेता हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे जो पैसा मिलेगा दैट इज ऑल्सो चार्जेबल अंडर पीजीबीपी अंडर सेक्शन 28 क्लॉज 5 है, यहां पर देख सकते हो आप 28(5)(a) के अंदर वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। दिखता है आपको? आई होप इट इज क्लियर। सिमिलरली जो बंदा मुझे पेमेंट कर रहा है, मेरे हाथ में तो टैक्स हो जाएगा, जो बंदा मुझे पेमेंट कर रहा है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? सोचो, उसको मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन सी सेक्शन में टीडीएस काटेगा? जो मुझे पेमेंट कर रहा है वो 194(j) में टीडीएस काटेगा 10%। 194(j) में नॉन कम्पीट फीस कवर्ड है, आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, अगर आपको कोई पैसा देता है, आपको कोई परक्यूजिट देता है इन बिजनेस, सपोज आपने बिजनेस में बहुत अच्छा धंधा किया, आपने कस्टमर को बहुत अच्छे से मतलब प्रोडक्ट सर्विसेज दिया, सब कुछ दिया, तो कस्टमर खुशी होकर आपको एक घड़ी दे दिया या आपको कार दे दिया, तो दैट इज अ बेनिफिट व्हिच हैज अराइजन इन बिजनेस, एंड देयरफॉर एनी बेनिफिट व्हिच इज अराइजिंग इन बिजनेस shall be chargeable as what? Value of any benefit or perquisite arising from any business or profession is chargeable as what? As chargeable under the head PGBP. Third, लाइफ इंश्योरेंस का क्या सीन है सर? लाइफ इंश्योरेंस का जो भी पैसा आपको मिलता है सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, 10(10)(d) के अंदर, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? सबसे पहले, आपने पॉलिसी कब इशू की थी? अगर आपने पॉलिसी 2003 से लेकर 2012 के बीच में इशू की थी तो एग्जेम्पशन मिलेगा, प्रोवाइडेड आपका एनुअल प्रीमियम शुड बी लेस देन इक्वल टू 20% ऑफ सम अश्योर्ड। अगर आपने पॉलिसी 2012 से 2013 के बीच में ये एक साल में ली थी, एग्जेम्पशन मिलेगा, एनुअल प्रीमियम शुड बी लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड। और अगर आपने पॉलिसी 2013 के बाद लिए तब भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, प्रोवाइडेड अब आपको दो कैटेगरी ऑफ प्रीमियम फॉलो करने पड़े। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो 10% से ज्यादा प्रीमियम मत देना, और अगर डिसेबल हो 80 डीडीबी में जो डिजीज मेंशन्ड है, अगर उसमें से किसी एक डिजीज है एसएससी को, तो 15% से ज्यादा प्रीमियम मत देना, ठीक है ना। ये सारी चीजें, अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आया जिसपे मैं आगे जाकर बोलूंगा इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स, ये चीज याद रखना। कुछ 2.5 लाख रुपए का कुछ अमेंडमेंट आया, उस पर मैं अभी फिलहाल ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। जब मैं कैपिटल गेन्स का रिवीजन उठाऊंगा, मैंने क्लास में तो बोला ही आपको, जब मैं कैपिटल गेन्स का रिवीजन उठाऊंगा मैं इसको लिंक करके वहां पर उसका डिस्कशन कर दूंगा कि 2.5 लाख रुपए वाला अमेंडमेंट क्या चीज है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो अब कीमैन इंश्योरेंस के बारे में आपका क्या कहना है सर? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई एग्जेम्पशन नहीं है भाई, वो टैक्सेबल है। अब वो डिपेंड करता है कौन रिसीव कर रहा है। अगर एम्प्लॉयर रिसीव कर रहा है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल है, अगर एम्प्लॉई रिसीव कर रहा है तो सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर एम्प्लॉई को छोड़कर उसके घर वाला कोई नॉमिनी वॉमिनी रिसीव कर रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उस हिसाब से कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का यहाँ पर ट्रीटमेंट है। अब अगले 3 जो चार्जिंग सेक्शन है, ये सब आपको पीएनएल के अंदर क्रेडिट साइड पे दिखेंगे। अगर ये सब चीज आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड पे दिखता है तो उसको रहने दो, क्योंकि ये सब कुछ सेक्शन 28 के अंदर पीजीबीपी इनकम मान के इसको टैक्स लगाना है, ठीक है आपको। तो देखो अगले 3 चीज क्या है। सबसे पहले, अगर कोई इंपोर्ट लाइसेंस गवर्नमेंट आपको देती है, आप उसको बेचकर प्रॉफिट कमाते हो, तो वो प्रॉफिट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सिमिलरली, अगर आपको गवर्नमेंट कोई कस्टम का ड्यूटी ड्रॉबैक देती है, तो कस्टम का अगर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक देती है तो वो भी पीजीबीपी में चार्जेबल हो जाएगा। साथ साथ में अगर गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए, गवर्नमेंट बोलती है आप एक्सपोर्ट कीजिए, आपको जो नुकसान हो रहा है हम आपको कैश असिस्टेंस के तौर पे दे देंगे, जाओ आप लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाइए देश के, तो मैं देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में लग चुका हूं, गवर्नमेंट मेरे को कैश असिस्टेंस दे रही है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी पीजीबीपी में चार्जेबल हो जाएगा एज पीजीबीपी इनकम, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है या मॉडिफाई करता है, टर्मिनेट करता है, मॉडिफाई करता है, और आपको पैसा देता है उसके लिए, क्योंकि उसने तोड़ा है तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आपके हाथ में वो चार्जेबल हो जाएगा अंडर दैट पीजीबीपी। लेकिन सिर्फ ये चीज याद रखना, यहां पर सिर्फ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो ही चार्जेबल है, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे चार्जेबल नहीं है, बिकॉज यहां पर गवर्नमेंट ने क्या लिख के रखा है, इन रिलेटिंग टू अ बिजनेस नॉट इन रिलेशन टू अ प्रोफेशन। बराबर से देख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका एक बेसिक चैप्टर खत्म हो जाता है, दैट इज चार्जिंग सेक्शन, जिसमें स्पेशल चार्जिंग सेक्शन भी आपने देखना और आपने जनरल चार्जिंग सेक्शन भी देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेप्रिसिएशन, दैट इज अ बिग वन। डेप्रिसिएशन 4 किस्म के, सबसे पहला है नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर ब्लॉक स्कीम, उसके बाद है एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर ब्लॉक स्कीम, उसके बाद है एसएलएम डेप्रिसिएशन और ओनली फॉर पावर जनरेटिंग असेसीज, एंड उसके बाद है टर्मिनल डेप्रिसिएशन अगेन फॉर ओनली पावर जनरेटिंग असेसीज। सबके लिए ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग चारों डेप्रिसिएशन के बारे में एक एक करके बात करने को चालू करेंगे ना। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, जो पहला वाला है ना, सबसे पहला वाला, दैट इज दिस वन, दैट इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर ब्लॉक स्कीम। यही सबसे बड़ा डेप्रिसिएशन है, मैक्सिमम डिस्कशन आपका इसी पे होने आ रहा है, बाकी किसी पे नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं, दैट इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन अंडर ब्लॉक स्कीम के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए चाहिए एक
ओनरशिप, असेट का जब तक आप ओनर नहीं बनोगे ना तब तक डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो। अब अनफॉर्चुनेटली इनकम टैक्स लॉ के अंदर ओनरशिप डिफाइंड नहीं है, इसलिए अपने को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन द केस ऑफ मैसूर मिनरल्स लिमिटेड दैट ओनर मींस बेनिफिशियल ओनर एंड नॉट लीगल ओनर। लीगल ओनर को इनकम टैक्स में कोई इज्जत नहीं है, बेनिफिशियल ओनर कौन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हायर परचेज के केस में डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, हायर परचेजर, सीबीडीटी सर्कुलर ने बोला है। और लीज के केस में डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा, लेसर क्लेम करेगा और ना कि लेसी, ठीक है, लेसर क्लेम करेगा। यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको दिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें एसएससी ने क्या किया था, एसएससी ने अपनी कार किसी कस्टमर को लीज पे दी थी, और कार का जो रजिस्ट्रेशन था वो भी एसएससी के नाम पे नहीं था बल्कि किसके नाम पे था, कस्टमर के नाम पे था। तो इसलिए एओ क्या बोलने लगा कि गाड़ी कस्टमर चला रहा है, गाड़ी का ओनर भी कस्टमर है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया और बोला गाड़ी कस्टमर नहीं चला रहा है, गाड़ी कौन चला रहा है ये मैटर नहीं करता है, गाड़ी किसके बिजनेस में चल रही है वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द असेट शुड बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर आपका लीजिंग बिजनेस है और आप गाड़ी लीज पर दे रहे हो तो आप यूज कर रहे हो, इट इज एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली सामने वाले कस्टमर के नाम पे गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी उसकी हो गई, सामने वाले के कस्टमर के नाम पे गाड़ी क्यों है ये भी तो पता लगाइए। तो पता चला जब अंदर जाकर घुस के देखा तो पता चला कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का रिक्वायरमेंट है कि लीज पीरियड के दौरान, लीज पीरियड के टाइम पर गाड़ी जो है वो कस्टमर के नाम पर होनी चाहिए, ना कि किसके नाम पे, ओनर के नाम पे। मेरे नाम पे नहीं होनी चाहिए, लेसर के नाम पे नहीं, कस्टमर के नाम पे। जैसे ही लीज खत्म हो जाएगा गाड़ी वापस कर देगा कस्टमर और फिर गाड़ी मेरी हो जाएगी। उस हिसाब से एसएससी जो लेसर था वो ओनर भी था, एसएससी जो लेसर था वो लीज पे दे रहा था तो वो यूज भी कर रहा था, देयरफॉर उसको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चाहिए तो यूज करना जरूरी है। यूज का मतलब क्या, यूज का मतलब पैसिव एज वेल एज एक्टिव यूज। सर पैसिव यूज का मतलब क्या होता है, पैसिव यूज का मतलब होता है मतलब समथिंग विच इज रेडी फॉर यूज, मतलब अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो यूज करना पड़े तो मैं यूज कर सकूं, ठीक है, उसको बोलते हैं पैसिव यूज। नाउ आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। यहां पर एक छोटा सा इशू है जिसमें बोला गया था कि एक एसएससी ने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, उसके बाद वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं यूज कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रानियस रीजंस लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। मार्केट में रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, उसकी वजह से वो यूज नहीं कर पा रहा है। अगर उसके वजह से अगर वो यूज नहीं कर पा रहा है तो उस केस में उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, चेन्नई मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था इन द केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज या चेन्नई पेट्रोलियम लिमिटेड, एक केस लॉ था हाईकोर्ट का, ठीक है, उसके अंदर ये बोला गया था। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में क्या बेसिस पे मिलता है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन मिलता है ब्लॉक ऑफ असेट के मेथड के हिसाब से, ठीक है। अब ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 11, यहां पर ब्लॉक का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। अब ब्लॉक के अंदर क्या लिखा गया है जरा ध्यान से सुनना, एक एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ब्लॉक में गवर्नमेंट ने कैटेगरी बनाई है, एक टेंजिबल ब्लॉक, एक इंटेंजिबल ब्लॉक। टेंजिबल के अंदर 4 कैटेगरी बनाई है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग। अब अगर बाय डिफॉल्ट उनका आपसे कोई रेट पूछे तो रेट क्या होगा, 15% प्लांट एंड मशीनरी का, बिल्डिंग का 10% और फर्नीचर का भी 10%। और इंटेंजिबल एसेट का बाय डिफॉल्ट रेट क्या होगा, 25%। और सारे के सारे एसेट्स विल बी डेप्रिशिएटेड एट डब्ल्यूडीवी मेथड। ब्लॉक ऑफ एसेट में एसएलएम का कॉन्सेप्ट नहीं है, डब्ल्यूडीवी का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं इंटेंजिबल एसेट के बारे में बात कर लेता हूं। इंटेंजिबल एसेट इज डेप्रिशिएटेड एट 25%, एंड उसके अंदर से गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 से, दैट इज इस साल से 21-22 से गवर्नमेंट ने बोला अब इंटेंजिबल एसेट के अंदर आप गुडविल को कंसीडर नहीं करोगे। इनफैक्ट ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट था, कब से, 1/4/2020 से। अमेंडमेंट इस साल आया लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली आया 1/4/2020 से, कि बोला है कि अब से गुडविल इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, इसका मतलब अब से गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। उसके बाद ये आपको बाय डिफॉल्ट जो परसेंटेजेस है वो तो याद रखना ही है, 15-15 10-10। अब कुछ स्पेसिफिक रेट्स है, जैसे अगर बिल्डिंग बाय डिफॉल्ट 10%, लेकिन अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% है, और टेम्पररी स्ट्रक्चर है तो 40% है, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो। मोटर कार एक प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन का रेट हो जाएगा 15%। लेकिन इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ रनिंग द मोटर कार ऑन हायर देन इट इज 30%। उसमें भी अगर आपने 23 सितंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में मोटर कार खरीदा है और यूज भी किया है, इस पीरियड के बीच में खरीद के यूज कर लिया है, तो आपको फिर 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दैट इज जहां 15 मिलता है वहां 30 मिल जाएगा, और जहां 30 मिलता है वहां पर 45% मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर पे आपको डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 40% है। कंप्यूटर के पेरिफेरल्स पे भी 40% है, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, ये सब 40% है। उसके बाद मोबाइल फोन, ईपीबीएक्स आर नॉट कंप्यूटर्स, इसलिए उसके ऊपर 40% नहीं, उस पर आपको 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। उसके बाद विंड मिल, प्रोफेशनल बुक्स, एयरक्राफ्ट, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये सब 40% पे डेप्रिशिएट होगा। ये सारी प्लांट एंड मशीनरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपका शिप्स है, शिप्स पे आपको 20% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। अब कब डेप्रिसिएशन हाफ होगा, कब डेप्रिसिएशन फुल होगा, सुन लो। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोवाइजो बनाया जिसमें बोला है कि जिस साल में आप असेट खरीदते हो उसी साल में अगर 180 दिन से कम यूज किया तो डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा।
अगर इस साल खरीद के अगले साल 180 दिन से कम यूज किया तो अगले साल डेप्रिसिएशन हाफ नहीं होगा, डेप्रिसिएशन फुल रहेगा। ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर जो दिमाग लगाने लायक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने डेफिनेशन ऑफ प्लांट दिया है। देखो मशीनरी को गवर्नमेंट ने डिफाइन नहीं किया, फर्नीचर को डिफाइन नहीं किया, बिल्डिंग को डिफाइन नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने प्लांट को जरूर डिफाइन किया है अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 3, जिसमें कैसे बोला गया प्लांट को इंक्लूसिव तरीके से डिफाइन किया, जिसमें बोला प्लांट में कुछ चीजें आती है कुछ चीजें नहीं आती है। अब वो कौन कौन सी चीजें जो प्लांट में आती है बोर्ड पे देख सकते हो। प्लांट इंक्लूड शिप्स, व्हीकल, बुक्स, साइंटिफिक अपैरेटस, सर्जिकल इक्विपमेंट, लेकिन उसमें मोर इंपोर्टेंटली क्या चीज नहीं आती है, उसमें टी बुशेस नहीं आएंगे प्लांट के अंदर, लाइव स्टॉक नहीं आएगा, टी बुशेस नहीं आएगा, फर्नीचर और बिल्डिंग नहीं आएगा। उसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में बताया था। नहीं तो एसएससी क्या बोलता था कि मैं पूरा का पूरा मेरा थिएटर क्या है, पूरा का पूरा मेरा हॉस्पिटल क्या है, पूरा का पूरा मेरा सिनेमा हॉल क्या है, पूरा का पूरा मेरा ये सिनेमा हॉल या ऑडिटोरियम क्या है, एक प्लांट है। तो उसको मुझे पूरे के पूरे प्लांट पे मेरे को 15% डेप्रिसिएशन दे दो, नहीं मिलेगा। उसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में बताया था। अब ब्लॉक के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आपको और दो कंडीशंस फुलफिल करना जरूरी है, ओनरशिप होना जरूरी है, यूज करना जरूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कंडीशंस तो है। साथ साथ में दो कंडीशन और ब्लॉक के लिए रेलेवेंट है, दैट इज 31 मार्च, लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के दिन। हमारे लिए लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को आपको दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। पहला, क्या ब्लॉक के अंदर कोई क्वांटिटी है, कम से कम एक असेट होना चाहिए क्वांटिटी के अंदर, साथ साथ में उस असेट के सामने कम से कम ₹1 की वैल्यू होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो जानी चाहिए। अगर ब्लॉक नेगेटिव हो गया डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया, खत्म हो गया, जीरो हो गया क्वांटिटी, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है? यस, एज पर एक्सप्लेनेशन 5 to 32(1) इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। आप नहीं करना चाहते हो तो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डब्ल्यूडीवी का डेफिनेशन। क्योंकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन डब्ल्यूडीवी, तो अपने को बताना पड़ेगा कि डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है। डब्ल्यूडीवी इज डिफाइंड इन सेक्शन 43(6) एज एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। जो एक्चुअली अलाउड है वही लेस करोगे, जो एक्चुअली अलाउड नहीं है वो लेस नहीं होगा डब्ल्यूडीवी में से। डब्ल्यूडीवी का ये बहुत इतना साधारण सा और सिंपल सा डेफिनेशन। लेकिन देयर आर टू एक्सेप्शंस अंडर इनकम टैक्स लॉ, जहां पर depreciation is not actually allowed in the current year but still you will reduce from the block. First is unabsorbed depreciation. तो explanation 3 to 43(6) क्या बोलता है? Unabsorbed depreciation is not actually allowed in the current year, still it is deemed to be allowed in the current year, और ब्लॉक से उसको लेस करो, ठीक है। सेकंड, अगर आपका बिजनेस पार्शियली एग्रीकल्चर है और पार्शियली टैक्सेबल है, तो अगर आपका पार्शियली एग्रीकल्चर है, पार्शियली टैक्सेबल है, आप टी ग्रो भी करते हो, टी मैन्युफैक्चर भी करते हो, आप रबर ग्रो भी करते हो, आप कॉफी ग्रो भी करते हो, मैन्युफैक्चर भी करते हो, तो आपका पार्शियल एग्रीकल्चर है, पार्शियल टैक्सेबल इनकम है। तो उस केस में अगर आपका पार्शियल इनकम है तब भी आप ब्लॉक ऑफ एसेट कंप्यूट करते समय डेप्रिसिएशन पूरा निकालोगे, बिकॉज लॉ यहां पे बोलता है एक्सप्लेनेशन 7 to 43(6) में कि इट इज डीम्ड टू बी फुल्ली अलाउड in case the business is partially agricultural and partially taxable, it is deemed that it is fully taxable and the entire depreciation has to be reduced from the block of asset. This is the very important explanation for your examination. इस पे बहुत बार क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू गुडविल। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि गुडविल को अब गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन के स्कोप से बाहर निकाल चुकी है, तो अब आगे निकाल चुकी है कि पुरानी गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो जाएगा। पुरानी गुडविल पे भी डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई गुडविल खरीदा था 2015-2016 में, तो अब 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 19-20 तक 5 साल डेप्रिसिएशन एंजॉय किए ना। अब 1 अप्रैल 2020 को जो भी डब्ल्यूडीवी के अंदर गुडविल का डब्ल्यूडीवी होगा, आपके टोटल डब्ल्यूडीवी ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में जितना भी गुडविल का वैल्यू होगा वो आपको ब्लॉक से लेस करना पड़ेगा। ये बोलता है ये फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं टुवर्ड्स माय नेक्स्ट डिस्कशन एंड दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड दैट इज अबाउट एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज गिवन इन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 है। ये किसको मिलता है? दो किस्म के एसएससी को मिलता है, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो जाओ या तो आप पावर जनरेशन या पावर ट्रांसमिशन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हो जाओ। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक नई प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर करनी पड़ेगी और पुट टू यूज करनी पड़ेगी, तो मुझे 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो नॉर्मल मिलता है वो तो मिलता ही रहेगा, लेकिन 20% एडिशनल मिलेगा। सर यूज करना भी जरूरी है एसेट को? यस, बिना यूज करे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। अच्छा सर, अगर मैंने खरीदा और इस साल में 180 दिन से कम यूज किया तो आपको 10% इस साल मिलेगा, 10% अगले साल मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर मेरे को कैसी प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है? नई प्लांट एंड मशीनरी। सर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी। सर इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलेगी? इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं चलने वाली है। और गेस्ट हाउस में रखने वाली मशीनरी नहीं चलेगी, ऑफिस में रखने वाली मशीनरी नहीं चलेगी, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में रखने वाली मशीनरी नहीं चलेगी, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चलेगा,
और उसके बाद में शिप नहीं चलेगा, एयरक्राफ्ट नहीं चलेगा, और एक ऐसी प्लांटेड मशीनरी जिसपे ऑलरेडी से सेक्शन 35, 35A या किसी और सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करके बैठे हो, उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, इसे दिमाग में रखना, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन सर ब्लॉक से लेस होगा क्या? यस, WDV is actual cost minus depreciation actually allowed. Whatever depreciation is actually allowed to you have to reduce from the block of the WDV. ठीक है सर। क्या प्रिंटिंग करने वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? मिलेगा सर। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग करने वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? मिलेगा सर। सिर्फ पब्लिशिंग करने वालों को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रिंटिंग करने वालों को मिलेगा, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग करने वालों को भी मिलेगा, और सिर्फ पब्लिशिंग करने वालों को नहीं मिलेगा, यहां पर लिखा गया हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब WDV is nothing but actual cost minus depreciation actually allowed. So then the question will arise, what is actual cost? Actual cost is defined in section 43 subsection 1 as what? Actual cost means actual cost of an asset. उसमें से माइनस कर दो, अगर किसी ने कुछ पैसा मदद किया है तो माइनस कर दो। एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट प्राइस ऑफ द एसेट बट इट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, जो टोटल कॉस्ट है एसेट का। और टोटल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन होता है? इट इज ऑल द नेसेसरी कॉस्ट व्हिच इज नेसेसरी टू पुट द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, वो सब एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उसमें से क्या लेस कर दो? अगर कोई पोर्शन किसी ने मीट किया है, किसी ने मदद किया है, कोई सब्सिडी दिया है, कोई ग्रांट दिया है, कोई रीइंबर्समेंट दिया, वो सब चीज उसमें से लेस कर दो। साथ साथ में अब से अगर आप किसी से एसेट खरीदते हो और 10,000 रुपए से ज्यादा का एसेट खरीद के उसको पेमेंट करते हो, एक दिन में एक बंदे को, तो आपको अकाउंट पे चेक से पेमेंट करना है, ड्राफ्ट से अकाउंट पे ड्राफ्ट से पेमेंट करना है, ECS से पेमेंट करना है, या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर किसी पांचवें मोड से पेमेंट किया तो वो एक्सपेंडिचर विल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ये चीज याद रखना, एक्सपेंडिचर विल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। असेट विल नॉट बी इग्नोर्ड, मतलब अगर ये असेट है, ये अगर मैंने कैश में खरीद लिया, ये ब्लॉक में तो जाएगा लेकिन इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ब्लॉक में असेट जाएगा लेकिन वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये चीज दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि ब्लॉक में ही नहीं डालना है, ब्लॉक में असेट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी लेकिन वैल्यू जीरो हो जाएगी। वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपको उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और उसमें आपका कोई नुकसान हो जाएगा बहुत जबरदस्त वाला, ठीक है। देयरफॉर ऐसी सारी हरकतें नहीं करना। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने कोई असेट बिजनेस अभी शुरू किया है, उसके लिए लोन लिया है, असेट के लिए लोन लिया है, तो उसके इंटरेस्ट का क्या होगा? जब तक बिजनेस शुरू नहीं होता है, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दो एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ चल्लापल्ली शुगर मिल्स लिमिटेड, बराबर। अच्छा, बिजनेस शुरू हो जाएगा, पीएनएल में एक्सपेंस आउट करो 3613। अच्छा, उसके बाद मैंने एक नया लोन लिया, तो उसके बाद नया लोन लिया, उसके ऊपर नया असेट खरीदा, वो असेट पुट टू यूज नहीं किया, जब तक पुट टू यूज नहीं होगा तब तक उसको क्या करोगे? आप कैपिटलाइज करते रहोगे, रेवेन्यू में नहीं लेके जा सकते हो। अच्छा, वापस से दूसरे वाले असेट को भी मैंने पुट टू यूज कर दिया, पीएनएल में लेके जाओ, पीएनएल में लेके जाओ और उसको आराम से उसको क्या करो? एक्सपेंस आउट कर दो, कोई टेंशन नहीं। 3613 में ये सारा भाषण इधर लिखा गया है। उसके बाद ये सारे असेट्स में भी ये सब जो आईसीडीएस है, इसमें भी यही भाषण है कि अगर कोई खर्चा असेट से रिलेटेड है, इट इज नेसेसरी टू पुट द असेट इनटू वर्किंग कंडीशन, तो खर्चे को क्या कर दो? आप एसेट में ऐड कर दो। और अगर कोई खर्चा असेट से रिलेटेड नहीं है तो उसको ऐड मत करो, उसको पीएनएल में डाल दो डायरेक्टली, ठीक है। उसको असेट में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दो। ये सब बोला गया यहाँ पर टैंजिबल असेट्स के इस पर्टिकुलर आईसीडीएस के अंदर। उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर आपने इनकम टैक्स, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब बोरोइंग कॉस्ट दो किस्म के होते हैं। एक तो आप बोरो करते हो फॉर अ पर्टिकुलर असेट, तो अगर कोई बोरो आप कर रहे हो एक क्वालिफाइंग असेट के लिए, तो उसका जो भी कॉस्ट है वो असेट में ऐड कर दो, क्योंकि असेट क्वालिफाइंग है, असेट रेडी फॉर यूज नहीं है। व्हाट इज अ क्वालिफाइंग असेट? एन असेट व्हिच इज नॉट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज इज अ क्वालिफाइंग असेट। देयरफॉर अगर आप कोई लोन ले रहे हो क्वालिफाइंग असेट के लिए, उसमें असेट में आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। अच्छा, सेकंड, अगर आप वो लोन किसी असेट के लिए, स्पेसिफिक असेट के लिए नहीं ले रहे हो, इन जनरल ले रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको एक फॉर्मूला के हिसाब से कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ए इंटू बी डिवाइड बाय सी। अब ए में क्या आएगा? ए में आपका बोरिंग कॉस्ट आ जाएगा, कौन सा वाला? जो स्पेसिफिक नहीं है, जो जनरल बोरिंग है वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय सी। सी भी बहुत सिंपल है, सी में टोटल असेट्स ले लो। अब बी डिफर करेगा, ठीक है। बी डिफर करता है किस चीज के ऊपर? अगर आपका क्वालिफाइंग असेट बैलेंस शीट के फर्स्ट डे पर भी है, लास्ट डे पर भी है, तो उसका एवरेज ले लो, वो बन जाएगा बी। अगर आपका क्वालिफाइंग असेट इज नॉट अपियरिंग ऑन द फर्स्ट डे और बोथ, तो अगर फर्स्ट डे पर नहीं है या फर्स्ट डे पर भी नहीं है, लास्ट डे पर भी नहीं है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर से जून में शुरू हुआ असेट, सितंबर में खत्म हो गया, तो फिर उसका एवरेज ले लो, दैट इज उसका हाफ कर लो। एंड इन केस द क्वालिफाइंग असेट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द लास्ट डे, लास्ट डे पर नहीं है बट फर्स्ट डे पर है, तो फर्स्ट डे पर जो वैल्यू थी प्लस दिसंबर में से वो असेट रेडी हो गया, उस टाइम पे जो वैल्यू थी उसका एवरेज ले लो। इट इज वेरी सिंपल। अगर फर्स्ट डे लास्ट डे दोनों दिन है तो एवरेज ले लो, फर्स्ट डे पर नहीं है लास्ट डे पर है तो जिस दिन से शुरू हुआ तब से लेकर लास्ट डे तक एवरेज ले लो। फर्स्ट डे पर है लास्ट डे पर नहीं है तो फर्स्ट डे से लेकर से दिसंबर तक वो असेट था तो उसका एवरेज लेना है आपको, बस और कुछ नहीं। मल्टीप्लाई बाय बी, बी हो जाएगा डिवाइड बाय टोटल असेट सी, ए तो आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट को इस प्रोपोर्शन में आप डिवाइड करके असेट में कैपिटलाइज कर दोगे, ठीक है। एक बार असेट पुट टू यूज हो गया, उसके बाद में आप जिंदगी में कभी उस असेट के इंटरेस्ट को असेट में नहीं लेके जाओगे, उसको डायरेक्टली पीएनएल में लेकर चले जाओगे, मामला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब
इस 43(1) के नीचे गवर्नमेंट ने कुछ 12-13 एक्सप्लेनेशन डाले, उसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग आज देखेंगे, बाकी हम लोग आगे के सेशंस में एक एक करके उठाएंगे, सारे के सारे खत्म करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सबसे पहला और दूसरा मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि पहला और दूसरा एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले मैं थर्ड वाला उठा रहा हूं। अगर आपको गिफ्ट में कुछ असेट मिलता है या इनहेरिटेंस में कुछ असेट मिलता है तो आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू द प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर ने जितना भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया वो लेस करो, जो बच जाएगा वो आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने किसी को कोई असेट बहुत हायर प्राइस पे बेचा, जानबूझकर 2 लाख का असेट 10 लाख पे बेचा, तो सामने वाले के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? ये क्या क्यों कर रहे हो? ताकि सामने वाले को ज्यादा डेप्रिसिएशन मिले। 2 लाख का असेट 10 लाख में कोई बेचता है क्या? तब अगर आप बेच भी रहे हो तो सामने वाले के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? उस केस में असेसिंग ऑफिसर विल डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर। चेक करो, अगर असेसिंग ऑफिसर को जरा भी भनक लगती है कि ये असेट बहुत महंगे में खरीदा गया है तो वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगा, जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेगा और फिर वो आपकी वैल्यू को ढूंढेगा। ये चीज दिमाग में रखना। थर्ड, अगर मैं मैं ए हूं, ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है और डी वापस से ए को बेच रहा है, तो अगर मैंने असेट बेचा और फिर रीअक्वायर किया तो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्रांसफर। जब मैंने ए ने बी को बेचा था ना, उस टाइम पे जो डब्ल्यूडीवी थी, पॉइंट नंबर 1, कंपेयर विद जब वापस से मैंने डी से खरीदा ना, पॉइंट नंबर 2, रीएक्विजिशन प्राइस विच एवर इज लोअर। जब पहली बार बेच रहे हो तब जो डब्ल्यूडीवी थी, कंपेयर विद जब लास्ट बार खरीद रहे हो तब जो प्राइस था, विच एवर इज लोअर विल बिकम योर एक्चुअल कॉस्ट। चेक कर लेना बराबर से यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 4 है, क्या बोलता है? सामने एक बंदा है, मैं एक बंदा हूं, सामने वाला बंदा एक असेट खरीदता है, डेप्रिसिएशन भी क्लेम करता है। सामने वाला बंदा एक असेट खरीदा, उसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया, उसके बाद उसने वो असेट मुझे दिया, बेचा उसने मुझे, अब वो मुझसे वापस से लीज पे खरीद रहा है, तो ऐसे केस में मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? आपके पास असेट है, आप उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो, उसके बाद आप वो मुझे बेचते हो और फिर मेरे से वापस से लीज पे ले लेते हो, तो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट वही होगा जो आपके हाथ में डब्ल्यूडीवी होगी। एक्सप्लेनेशन 4 के हिसाब से, ठीक है। चेक करो एक्सप्लेनेशन 5, अगर आप पर्सनल प्लांट, पर्सनल मशीनरी, पर्सनल फर्नीचर बिजनेस में लाते हो, उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? उसका एक्चुअल कॉस्ट विल रिमेन एक्चुअल कॉस्ट। ये पर्सनल फोन है फॉर एग्जांपल मेरा, अगर मैं ये बिजनेस में लाता हूं, उसका एक्चुअल कॉस्ट विल रिमेन एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन ये किसके लिए लॉजिक एप्लीकेबल है? प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग के लिए। अगर पर्सनल बिल्डिंग बिजनेस में लाते हो, कहां से बिजनेस में लाते हो? आपके पर्सनल बिल्डिंग को आप बिजनेस बिल्डिंग बना देते हो, से उसको गोडाउन बना देते हो, ऑफिस बना देते हो, इन दैट केस एक्चुअल कॉस्ट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग माइनस द नोशनल डेप्रिसिएशन फॉर द नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच यू आर यूजिंग फॉर पर्सनल पर्पस। जितने साल के लिए भी पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा था उतना नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करो। सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लेने का? इस साल का लेने का जब कन्वर्ट किया। सर सारे सालों के लिए इसी साल का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेने का? आंसर इज यस, चेक कर लो बराबर से बराबर। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 8 मैंने आपको पहले बता दिया, एक बार असेट पुट टू यूज हो गया उसके बाद उसका इंटरेस्ट असेट में कैपिटलाइज नहीं होगा, वो डायरेक्टली पीएनएल में जाकर एक्सपेंस आउट होगा। एक्सप्लेनेशन 9 आपको ऑप्शन देता है, अगर आप कोई असेट खरीदते हो उस पर जीएसटी लगा हुआ है तो या तो जीएसटी क्रेडिट ले लो या तो डेप्रिसिएशन ले लो। उस जीएसटी पोर्शन का आपको दोनों नहीं मिल सकता है कि आप क्रेडिट भी ले रहे हो डेप्रिसिएशन भी ले रहे हो, दोनों नहीं मिल पाएगा, ठीक है, माफ करना प्लीज। एक्सप्लेनेशन 10 क्या बोलता है? अगर कोई गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी या कोई पर्सन आपको असेट खरीदने के लिए कोई सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है, रीइंबर्समेंट देती है, तो वो ब्लॉक से लेस कर दो, ठीक है। अगर एक असेट के लिए नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ असेट्स के लिए गवर्नमेंट बोलती है 100 करोड़ के असेट का 20% हम लोग फाइनेंस करेंगे, आप खरीदो, तो अगर गवर्नमेंट किसी असेट के लिए नहीं देती है, ग्रुप ऑफ असेट के लिए देती है, तो फिर सब में से जितने भी असेट आप खरीदोगे उसमें से प्रोपोर्शनेटली आपको 20% निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 10 इज ऑल अबाउट। एक्सप्लेनेशन 11, अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूं और इंडिया के बाहर से असेट इंडिया में लाता हूं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो क्या मुझे इंडिया में डेप्रिसिएशन मिलेगा? मिलेगा। क्या होगा उसका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट? Therefore, the cost will be actual cost माइनस जितने साल तक तूने बाहर यूज किया उतने साल का तेरे को नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा। वो लेस करने के बाद में जो भी अमाउंट बच जाएगा, मतलब डब्ल्यूडीवी जो भी बच जाएगी, वो इंडिया में बन जाएगा तेरा एक्चुअल कॉस्ट। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। चलो अब आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत भयंकर गेम खेला है 2015 के अंदर के इनकम के डेफिनेशन के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया टू वाइडन द स्कोप ऑफ इनकम इन सेक्शन 224 क्लॉज 18, जिसमें बोला इनकम में क्या क्या आएगा? सब्सिडी इनकम है, ग्रांट इनकम है, कैश इंसेंटिव इनकम है, ड्यूटी ड्रॉबैक इनकम है, रीइंबर्समेंट इनकम है, वेवर इनकम है, कंसेशन इनकम है, एंड में थक गए तो बोले भाई व्हाटएवर नेम कॉल, ये सब कुछ इनकम है, ठीक है। अब ये सब कुछ कौन देगा तो इनकम है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो इनकम है, स्टेट गवर्नमेंट देती है तो इनकम है, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी देती है तो इनकम है, बॉडी देती है तो इनकम है, एजेंसी देती है तो इनकम है, कैश में देती है, काइंड में देती है तो फर्क नहीं पड़ता, ये सब लोग देंगे तो इनकम है, अदरवाइज इनकम नहीं। उसमें भी गवर्नमेंट ने 3 एक्सक्लूजन बना के रखे। अगर सब्सिडी, ग्रांट और रीइंबर्समेंट, अगर ये सब कुछ अगर फिक्स्ड असेट के लिए तो फिर वो इनकम नहीं माना जाएगा, उसके लिए तुम वही करोगे जो एक्सप्लेनेशन 10 में लिखा गया है, दैट इज आप ब्लॉक से उसको लेस करो, ठीक है, वही करोगे आप। सेकेंडली, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ट्रस्ट को कुछ पैसा देती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी या ग्रांट,
देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, लेने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ट्रस्ट। अगर ये लोग एक दूसरे को कुछ देते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट को ट्रस्ट को, या तो स्टेट गवर्नमेंट के ट्रस्ट को कुछ पैसा देती है सब्सिडी ग्रांट, तो वो भी सामने वाले के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। साथ साथ में अगर गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए कोई एलपीजी सब्सिडी या कोई और सब्सिडी जो इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ऐसा देती है, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ये 3 एक्सक्लूजन गवर्नमेंट ने डाल के रखे, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, अगर सब्सिडी ग्रांट रीइंबर्समेंट फिक्स असेट के लिए तो ब्लॉक से लेस करो, एक्सप्लेनेशन 10। उसके अलावा बाकी सब सब्सिडी, ये ऊपर वाली 2 सब्सिडी छोड़ के, एलपीजी वाली और ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाली छोड़ के, ये 2 सब्सिडी छोड़कर बाकी कोई भी सब्सिडी होगी, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बॉडी, एजेंसी, अथॉरिटी देती है तो आपके हाथ में टैक्सेबल है। बाकी कोई और देगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे यहां पर मैंने डाल के रखा हूं, अगर कोई कंपनी आपको किसी लोन का वेवर करती है, से आपने आईसीआईसीआई बैंक में लोन दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने आपके लोन का वेवर कर दिया, तो इन दैट केस आपके हाथ में वो पर्टिकुलर लोन सेक्शन 224(18) में इनकम नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो लोन का वेवर कंपनी ने किया है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बॉडी, एजेंसी, अथॉरिटी नहीं कर रही है। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक आईसीडीएस गवर्नमेंट ने डाल के रखा है, किसका, ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, जिसमें सबसे पहले बताया कि गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कब रिकॉग्नाइज करना है, टाइमिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, और उसके बाद में यह बोला गया है कि गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। टाइमिंग क्या होगा, जब तक आपको 100% एश्योरेंस नहीं है कि ग्रांट मिल जाएगा, मत रिकॉग्नाइज करो। जब तक आपको 100% एश्योरेंस नहीं है कि ग्रांट के लिए जो भी गवर्नमेंट ने कंडीशंस रखी है वो आप फुलफिल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मत रिकॉग्नाइज करो। एक बार गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया उसके बाद आप रिकॉग्नाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर वो 2 पॉइंट दिए गए जो मैंने अभी आपको बोला। नाउ ट्रीटमेंट क्या हो, अगर डेप्रिशिएबल असेट है, डेप्रिशिएबल असेट है तो ब्लॉक से लेस करो। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं होता है तो प्रोपोर्शनेटली निकालो, जैसे कि मैंने आपको बोला। अगर कॉम्पेंसेशन है, कॉम्पेंसेशन है तो क्या करोगे, कॉम्पेंसेशन कब टैक्स होगा, जब गवर्नमेंट, सपोज कुछ हो गया, गवर्नमेंट ने आपको कॉम्पेंसेशन दिया, तो वो कब टैक्स होगा पता है, वो तब टैक्स होगा जब वो रिसीवेबल हो जाएगा। चेक करो यहां पर, ठीक है। अच्छा, नॉन डेप्रिशिएबल असेट है तो नॉन डेप्रिशिएबल असेट के लिए अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया तो जैसे जैसे आप गवर्नमेंट का कमिटमेंट पूरा करोगे वैसे वैसे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम बनाना पड़ेगा। से गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया, आप 100 करोड़ की इनकम एक साथ मत बनाओ। अब गवर्नमेंट आपको कमिटमेंट दे रही है कि पहले साल में इतना खर्चा करना है, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल, जैसे जैसे आप खर्चा कर रहे हो वैसे वैसे आपकी इनकम रिकॉग्नाइज होगी। खर्चा नहीं कर रहे हो तो इनकम भी नहीं रिकॉग्नाइज होगी, ठीक है, सिंपल असेट। और इसके अलावा अगर कोई और असेट है तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोल दिया वो अकाउंटिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर लेना। अब गवर्नमेंट ग्रांट ऑलवेज कम्स विद कंडीशन, अगर कंडीशन वायलेट किया तो रिफंड भी देना पड़ेगा, और रिफंड देना पड़ेगा तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। तो देखो ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है। अगर डेप्रिशिएबल असेट्स के लिए रिफंड देना पड़ रहा है तो जो बोलो, मेरे को बताओ पहले आप लोग, डेप्रिशिएबल असेट के लिए जब ग्रांट मिला था तो आपने क्या किया था, ब्लॉक से लेस किया था ना। अब जब रिफंड देना पड़ेगा तो ब्लॉक में ऐड करो, सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां पर चेक कर लो, WDV ऑफ द ब्लॉक शुड बी इंक्रीज्ड। और यहां पर क्या करना होगा आपको, यहां पर देखो आपको गवर्नमेंट ने कितना ग्रांट दिया, से 100 रुपए का ग्रांट दिया, उसमें से आपने कितना इनकम रिकॉग्नाइज किया, 50 रुपीज का इनकम रिकॉग्नाइज कर दिया। अब ग्रांट कितना बचा, 50 रुपीज बच गया, ठीक है। अब जो बच गया है, अब देखो गवर्नमेंट कितना रिफंड मांग रही है। अगर गवर्नमेंट 50 से ज्यादा रिफंड मांगती है तो फिर 20 रुपीज का आपका लॉस हो जाएगा, वो पीएनएल में आपको चार्ज करना पड़ेगा। देख सकते हो आप, देखो गवर्नमेंट ने आपको 100 रुपए ग्रांट दिया, मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाया क्लास के अंदर। गवर्नमेंट ने आपको 100 रुपए ग्रांट दिया, आपने उसको 50 रुपए रिकॉग्नाइज कर लिया, 50 रुपए अभी भी बाकी है, अनअमोर्टाइज्ड है, अब तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अब गवर्नमेंट बोली आपने कंडीशन वायलेट किया, आप मुझे 70 रुपए वापस दो। अब आपको 70 रुपए देना पड़ेगा, तो 50 रुपए तो आप दे दोगे अपनी तरफ से, 20 रुपए जेब से देना पड़ेगा। जो जेब से देना पड़ेगा लॉस हो जाएगा, और जो लॉस हो जाएगा वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का क्या होता है सर, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 उसके बारे में बात करता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन लेगा वो इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होगा। सबसे पहले वो किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, पहले पीजीबीपी के अगेंस्ट सेट ऑफ करना चाहिए, प्रायोरिटी वो है, और उसके बाद में अदर एक्ट्स के अगेंस्ट। किसी भी इनकम से सेट ऑफ करो इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़कर आप किसी भी इनकम के अगेंस्ट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करो, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ क्या होना चाहिए, अगर आपके पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है, पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी है, तो सबसे पहले आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो मैंडेटरी है एज पर एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 32(1). उसके बाद आपको बिजनेस लॉस लेना चाहिए, क्योंकि उसमें 8 साल का मैक्सिमम पीरियड होता है, क्योंकि वो तो खराब हो जाएगा 8 साल बाद। और उसके बाद तीसरा प्रायोरिटी में सबसे एंड में आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होना चाहिए। और 2 लॉसेस है इनकम टैक्स में जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जैसे ट्रीट किए जाते हैं। आपने पूरा डायरेक्ट टैक्स पढ़ के बैठे हो, तो अभी मैं बोलूंगा तो आपको याद आना चाहिए कौन से 2 लॉसेस है, जहां पर मैंने इंटरलिंकिंग करके रखा हूं, जबरदस्त लेवल की इंटरलिंकिंग है पूरी के पूरे सिलेबस के अंदर। देयरफॉर वो कौन से 2 और लॉसेस है जो बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको, पहला, अगर अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेक्शन 3619 में आता है, वो भी एक यूएडी की तरह ट्रीट होता है। और अनएब्सॉर्ब
साइंटिफिक रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी एक यूएडी की तरह ट्रीट होता है। तो ये तीन लॉस है जो एकदम यूएडी की तरह ट्रीट होते हैं। इसके अलावा और कोई भी लॉस यूएडी जितना स्पेशल ट्रीटमेंट इनकम टैक्स लॉ में उनको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, केयरफुल रहना। नेक्स्ट, अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन में डेप्रिसिएशन कैसा क्लेम करें, इस पे एक क्वेश्चन आ चुका था अभी दिसंबर 2021 के अंदर। इन केस ऑफ अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, कंप्यूट डेप्रिसिएशन एज इफ नो अमालगमेशन हैज टेकन प्लेस। ऐसा सोचो अमालगमेशन हुआ ही नहीं, और उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो दोनों में बांट दो, दोनों में डिवाइड कर दो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ डेज द एसेट्स वर यूज्ड बाय बोथ ऑफ देम। अमालगमेटिंग कंपनी ने कितने दिन यूज किया, अमालगमेटेड कंपनी ने कितने दिन यूज किया, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। अच्छा, आगे जाकर अमालगमेटेड कंपनी को जब अमालगमेटिंग कंपनी से असेट्स आएंगे तो अमालगमेटेड कंपनी के हाथ में वो असेट्स की वैल्यू क्या होगी, वो वही वैल्यू होगी जो अमालगमेटिंग कंपनी के हाथ में उसकी वैल्यू थी। WDV इन द हैंड्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी विल बिकम द वैल्यू इन द हैंड्स ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी। जैसे यहां पर 1 लाख WDV है, 2 लाख WDV है, वही सामने वाले के हाथ में WDV है और वही सामने वाले के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। सर यहां पर डुअल बेनिफिट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, होने दो, गवर्नमेंट ने बहुत बेनिफिट दिया है अमालगमेशन को, एक और दिया, ऐसा सोच के चलो जिंदगी, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, एसएलएम डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? सबसे पहले एसएलएम डेप्रिसिएशन सिर्फ पावर जनरेटिंग असेसीज को मिलता है, जो असेसी पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है, पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है या पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। या तो पावर जनरेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, या तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों में से कोई एक बिजनेस है तो आपको एसएलएम डेप्रिसिएशन क्लेम करने का ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने। मैंडेटरी नहीं है, आपको चाहे तो आप WDV ऑफ ब्लॉक मेथड भी यूज कर सकते हो, 3212 वाला, सर वो भी यूज कर सकता हूं, यस। लेकिन अभी सुनो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान। अगर आप एसएलएम फॉलो कर लोगे ना तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और अगर आप WDV फॉलो करोगे ना तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन भी साथ में ले सकते हो। मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन एसएलएम वाले को नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ WDV वाले को मिलेगा। ये चीज दिमाग में रखना, आगे जाके मैंने ये लिख के रखा हूं। नेक्स्ट, अब डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा? बहुत सिंपल है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज के अंदर, क्लॉज 1 के अंदर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। से सपोज आपका यहां पर, एक सेकंड रुकना जरा, ये सारा साफ कर लेता हूं गंदगी, ठीक है। यहां पर जरा ध्यान से देखना, ऑल ऑफ यू प्लीज, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये। मैंने एकेडमिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना कुछ पूछा नहीं कभी आज तक, बट स्टिल ध्यान दोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। पे अटेंशन। 1 लाख का असेट खरीदा, 30,000 रुपया डेप्रिसिएशन कैसे आया? 10% हर साल, 10,000 10,000 10,000 आप क्लेम करते रहो। अब असली सवाल यहां पर उठ रहा है, अभी 3 साल बाद WDV हो गए इसकी 70,000। अब अगर मैंने इसको बेचा तो कैपिटल गेन्स लगेगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो सकता है, बैलेंसिंग चार्ज। बहुत सिंपल है, देखो WDV को कंपेयर करने का सेलिंग प्राइस से, अगर सेलिंग प्राइस WDV से कम है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जैसे यहां पर लिखा है, दिखता है। 50,000 में बेचा, 70,000 WDV है, 20,000 टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगर WDV से ज्यादा है सेलिंग प्राइस तो फिर आपकी इनकम हो गई, मतलब वो बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा। चेक करो बैलेंसिंग चार्ज कितना, 10,000 रुपए, क्लियर है। और अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो WDV और कॉस्ट दोनों से ज्यादा है, मतलब 1 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है, तो जो एक्सेस अमाउंट है, जितना भी डिडक्शन पहले क्लेम किया था, दैट इज 30,000, वो बन जाएगा BGPP इनकम, देखो। और जो कॉस्ट के ऊपर आप कमा रहे हो, कॉस्ट के ऊपर कितना कमा रहे हो, 1 लाख के ऊपर कितना कमा रहे हो, 20,000, 20,000 विल बिकम योर कैपिटल गेन्स, क्लियर। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर ना गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का भी फॉर्मूला अलग रखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप इस तरीके से निकालोगे, जैसे यहां पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि आपको WDV लेना है यहां पर 70,000 रुपए की, प्लस बैलेंसिंग चार्ज को ऐड करना है, लेस टर्मिनल डेप्रिसिएशन को लेस करना है, जो भी अमाउंट हो जाएगा वो बन जाएगा आपका कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट इस क्वेश्चन में देखो तो 1 लाख है, बराबर 1 लाख में एसेट खरीदा ना आपने, लेकिन आप 1 लाख नहीं लोगे एक एसेट का कॉस्ट, आप इस फॉर्मूले के हिसाब से रीडिराइव करोगे और उस हिसाब से जो आंसर आएगा वो, इससे क्या होगा मालूम, जहां पर भी लॉस आ रहा है ना आपको, पहले केस में कैपिटल लॉस आएगा ना, वहां पर आपका गेन 0 हो जाएगा। दूसरे केस में कैपिटल लॉस आ रहा है, वहां भी आपका गेन 0 हो जाएगा। तीसरे केस में आपको कैपिटल गेन आ रहा है, वहां पर गेन पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब यहां पर हेड भी गवर्नमेंट का, टेल भी गवर्नमेंट का, जहां पे लॉस आ रहा है उसको 0 कर देंगे और जहां पर पॉजिटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव रहने देंगे। उस तरीके गवर्नमेंट ने गेम खेला यहां पर। ये सब चीजें मैंने आपको क्लास में बहुत लॉजिकली एक एक चीज, मतलब एक एक चीज के अंदर मैंने जाकर पर्पस ऑफ द लॉ समझाया बेटा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। नाउ देयर जनरली ईयर ऑफ सेल में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता इनकम टैक्स लॉ में, ये चीज दिमाग में रखना। जिस साल में असेट बेचोगे उस साल में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बट देयर आर ओनली 2 एक्सेप्शंस इन विच, अगर आपने 31 मार्च को भी बेचा ना, डेप्रिसिएशन मत मांगना बेटा, 31 मार्च को बेचने पर भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। बट देयर आर ओनली 2 एक्सेप्शंस अंडर द एंटायर इनकम टैक्स लॉ जहां पर आपको ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन मिलता है। उसमें से पहला है टर्मिनल डेप्रिसिएशन जो अभी पढ़ाया, और दूसरा है अमालगमेशन वाला केस जहां पर अमालगमेशन में भी आपको ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन मिलता है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रोवाइजो बताया था। नेक्स्ट इज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स।
तो इसमें आपको दो सेक्शन इकट्ठा पढ़ना चाहिए, दैट इज 43 एंड 43A। ये जो नीचे आईसीडीएस है ना, ऐसे एकदम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा है, इस पे मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूं जरा। 43A वर्सेस 43AA आपको साथ में पढ़ना चाहिए। 43A क्या बोलता है मालूम? अगर आप कोई इंपोर्टेड असेट खरीदते हो और उसके ऊपर फॉरेन करेंसी का लोन लगा हुआ है, तो उसमें अगर जब भी आप पेमेंट करोगे ना, बैलेंस शीट डेट पर नहीं, 43A की बात कर रहा हूं, जब भी आप पेमेंट करोगे ना, उस ईयर में जो भी गेन और लॉस आएगा ना, वो आप डब्ल्यूडीबी ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट में एडजस्ट करने का, पीएनएल में नहीं लेके जाने का। बराबर से सुन लो, 43A का क्या एप्लीकेबल है? जिस साल में आप अगर कोई इंपोर्टेड असेट खरीदते हो, इंडिया से खरीदोगे तो एप्लीकेबल नहीं है, साथ में फॉरेन करेंसी लोन है, तो जब पेमेंट करेगा, एक्चुअल पेमेंट करेगा, तब जब गेन और लॉस होगा ना, वो डब्ल्यूडीबी ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट में एडजस्ट करने का, बैलेंस शीट डेट पे चेंज नहीं करने का, पीएनएल में नहीं लेके जाने का, असेट में एडजस्ट करने का। ठीक है, नाउ यहां पर क्या है 43AA में क्या कोड है? 43AA अभी अभी आया 2018 या 2019 में, जो बोलता है कि सारे गेन और लॉस एक्सेप्ट 43A वाला, 43A को छोड़कर दुनिया में जितने भी गेन और लॉस है वो सारे 43AA में कवर हो जाएंगे। और वहां पर क्या ट्रीटमेंट है? वहां पर आपको नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, 31 मार्च को आपको रीइंस्टेट करना है, और जब एक्चुअल रियलाइजेशन होगा उसके बाद वापस से उसका एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस बुक करना है। और 43A बोलता है यहां पर सारे लॉस आ जाएंगे, यहां तक के जो अकाउंट्स में नॉन मॉनेटरी आइटम को कभी आप एडजस्ट नहीं करते हो ना, यहां पर नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी आएगा। मॉनेटरी आइटम्स तो चलो करते ही है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, फॉरेन ब्रांच है उसका ट्रांसलेशन करने में, फॉरेन में आपका ब्रांच है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने में जो लॉस हो रहा है वो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन करेंसी, ये सब कुछ हर किस्म के यहां पर एग्जांपल दिए, बस हर किस्म के ट्रांजैक्शन को आप वैसे करोगे जैसे आप अकाउंट्स में करते हो। 31 मार्च को रीइंस्टेट करो, और या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बैलेंस शीट डेट पर कुछ नहीं छेड़खानी करनी है, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर चेंज करना पड़ेगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर डेप्रिसिएशन ऑफ चैप्टर। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोविजन एंड दैट इज व्हाट सेक्शन 30 बात करेंगे, फिर 31 और फिर 36(1) के कुछ प्रोविजन है उस पर बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन 30 में क्या दिया गया? रेंट्स, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब उसमें भी आपको दो चीज देखना है, आप ओनर हो या आप टेनेंट हो। अगर आप ओनर हो तो आपको रेंट का डिडक्शन तो मिलने नहीं वाला है, और अगर आप टेनेंट हो तो आपको रेंट का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी सब कुछ तो दोनों में सेम ही है। अब उसमें एक एक चीज पे बात करता हूं मैं। ठीक है, अब उसमें अगर रिपेयर है तो रेवेन्यू रिपेयर चाहिए, कैपिटल रिपेयर यहां पर नहीं कवर्ड है। उसमें रेट्स एंड टैक्सेस का अगर डिडक्शन चाहिए तो आपको एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर डिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलने वाला है रेट्स एंड टैक्सेस का डिडक्शन। अब रिपेयर में मेरे को बहुत सारी बात करनी है। अगर मैं ओनर हूं, ठीक है, मैं ओनर हूं और मैं अगर कैपिटल रिपेयर करता हूं तो इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको उस कैपिटल रिपेयर को एसेट में ऐड करके उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। और अगर टेनेंट हूं और मैं रेवेन्यू और मैं कैपिटल रिपेयर करता हूं तो फिर से आपको, अगर टेनेंट भी हो तो कैपिटल रिपेयर का डिडक्शन इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, आपको एक असेट डीम्ड असेट क्रिएट करना पड़ेगा एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 32(1). आप एक डीम्ड असेट क्रिएट करो और उस पर कैपिटल रिपेयर को एक डीम्ड असेट बोलो और उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको दे देगी। ठीक है, उसके बाद नीचे एक छोटा सा इशू है कि मैं एक टेनेंट हूं, आप एक लैंडलॉर्ड हो, आप मालिक हो, मैं टेनेंट हूं, आपने मुझे अपनी जगह दी, मैं उस पर जगह पे काम कर रहा हूं। ठीक है, मैं अपना कुछ बिजनेस कर रहा हूं, आपको रेंट पे कर रहा हूं। अब अग्रीमेंट में लिखा है हमारे कि अग्रीमेंट के अंदर ये लिखा है कि कुछ भी टूटा फूटा तो मैं पैसा नहीं देने वाला हूं। ठीक है, ये अग्रीमेंट में लिखा है, आई विल नॉट अंडरटेक द रिपेयर्स। लेकिन अभी मजबूरी में मेरे को क्या करना, अग्रीमेंट में लिखा है कि मैं नहीं करूंगा, लैंडलॉर्ड करेगा, मालिक करेगा, टेनेंट नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या हो, मजबूरी में मेरे को बिजनेस के अंदर करना पड़ा, जबकि अग्रीमेंट में नहीं लिखा है, फिर भी मैं कर रहा हूं, तो क्या मुझे सेक्शन 30 में डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज नो। सेक्शन 30 में डिडक्शन तब मिलेगा जब अग्रीमेंट में लिखा है कि आप रिपेयर करने वाले हो और आप रिपेयर करते हो और आप खर्चा करते हो तो मिलता है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि आप रिपेयर नहीं करने वाले और उसके बावजूद आपको मस्ती है रिपेयर करने की, तो आप रिपेयर करके खर्चा करते हो तो सेक्शन 30 आपको जगह नहीं देगा। उस केस में अगर वो खर्चा बिजनेस के लिए जरूरी है तो सेक्शन 37(1) में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा एक एडजस्टमेंट एक बार एक टोटल इनकम के क्वेश्चन के अंदर आया था, इसलिए मैंने यहां पर इसको कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर, अगर आप प्लांट मशीनरी फर्नीचर का रिपेयर करते हो या इंश्योरेंस देते हो तो उसका डिडक्शन भी यहां पर मिल जाएगा। प्लांट मशीनरी फर्नीचर का रिपेयर भी आपको रेवेन्यू रिपेयर चाहिए, कैपिटल रिपेयर यहां पर नहीं कवर्ड है। और यहां पर अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर आप रेंट पर लेते हो तो उसका रेंट भी यहां पर नहीं कवर्ड है, उसके लिए आपको 37(1) में जाना पड़ेगा। सेक्शन 31 में उनको जगह नहीं दी गई है, जैसे यहां पर रेंट को जगह है लेकिन यहां पर रेंट को बिल्कुल भी जगह गवर्नमेंट ने नहीं दी है, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 36(1) के अंदर छोटे छोटे खर्चे। सबसे पहले अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो फॉर व्हाट, फॉर स्टॉक को बचाने के लिए, स्टॉक को डैमेज को रोकने के लिए, तो उसका डिडक्शन आपको 36(1) के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पेमेंट करता है तो उसको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन यहां पर क्या है, अदर देन कैश होना चाहिए, कैश में देगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन पे करता है, पेड, तो डिडक्शन मिलेगा। यहां पर आपको डिडक्शन कब मिलेगा? एक्चुअल पेमेंट पे, क्योंकि ये 43B के अंदर कवर्ड है बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज, क्योंकि यहां पर अक्रूवल बेसिस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। प्लस यहां पर अगर आप प्रॉफिट पोर्शन एम्प्लॉय को देने की कोशिश करते हो तो उसका डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैंने क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, 4 शेयर होल्डर है, A B C D, चारों का 25% शेयर होल्डिंग है, तो चारों को सेम डिविडेंड मिलना चाहिए। अब
जो एम्प्लॉय है उनको आप सेम डिविडेंड नहीं देते, उनको डिविडेंड कम देते हो और बताते हो डिविडेंड पोर्शन को बोनस दिखा रहे हो, तो वो अगर ऐसी हरकतें करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिल रहा, मेहरबानी करना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट इज 3613 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इसके लिए आपको 3 कंडीशन पहले फुलफिल करना पड़ेगा। पैसा बोरो करना पड़ेगा, उस पैसे को बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा उस पैसे के ऊपर उसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको डिडक्शन मिलेगा। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज, इट मस्ट बी द मनी बोरोड शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इट मींस दैट आप उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करो, और क्या मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन तो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो आप। अलग अलग जगह लोन दे सकते हो, मतलब अलग अलग असेट खरीद सकते हो। क्या असेट खरीद सकता हूं? उससे खरीद सकते हो। क्या एम्प्लॉय को सैलरी दे सकता हूं? दे सकता हूं लोन लेकर। क्या मैं रेंट दे सकता हूं? दे सकता हूं। क्या इलेक्ट्रिसिटी पे कर सकता हूं? ये सब बिजनेस के अलग अलग पार्ट है, आप खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लोन लिया आपने इनकम टैक्स भरने के लिए, तो वो पर्सनल पर्पस माना जाता है, उसका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। आपने लोन लिया इनकम टैक्स भरने के लिए, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, उसका डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है। सिमिलरली अगर आपने लोन लिया जीएसटी भरने के लिए, उसके लिए जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, बिकॉज जीएसटी इज ए बिजनेस लायबिलिटी एंड नॉट योर पर्सनल लायबिलिटी। ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद सर मैं लोन कितना लूं, क्या लूं, सब गवर्नमेंट बोलेगी? बिल्कुल नहीं, गवर्नमेंट का हेडेक नहीं है सब। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लूं, वो भी गवर्नमेंट को बोलने की कोई हक नहीं है, गवर्नमेंट चुपचाप बैठेगी। कितना लोन लेने का वो तुम्हारी मर्जी, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने का तुम्हारी मर्जी। हाँ, रिलेटेड पार्टी से ले रहे हो तो वहां जाकर गवर्नमेंट बोलेगी अगर ज्यादा इंटरेस्ट पे किया तो डिसअलाउ कर देंगे सेक्शन 48(2) के अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 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 मैंने लोन लिया, लोन लेने के बाद मैंने अपनी सिस्टर कंसर्न को लोन दे दिया, ठीक है। अब सिस्टर कंसर्न उसको बिजनेस के लिए यूज कर रही है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या बोलता है कि तेरा खर्चा डिसअलाउ कर दूंगा क्योंकि तूने लोन लेके अपने सिस्टर कंसर्न को फंड डाइवर्ट किया। तो इस पर आ गया सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ व्हाट एसए बिल्डर्स, और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट भी आ गया 2 साल पहले इन द केस ऑफ रीबॉक इंडिया कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला, जिसमें कोर्ट ने बोला, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई आप ऐसे जनरलाइज मत करो कि लोन लिया, लोन लेके सिस्टर कंसर्न को दे दिया तो डाइवर्जन हो गया। बिल्कुल भी ऐसे जनरलाइज करना सही बात नहीं है। लोन लिया, लोन लेने के बाद सिस्टर कंसर्न को दिया, तो सिस्टर कंसर्न ने क्या किया वो भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर सिस्टर कंसर्न ने उसको बिजनेस के लिए यूज किया एंड दिस लोन इज टेकन बाय द एसएससी टू डाइवर्ट टू द सिस्टर कंसर्न फॉर कमर्शियल एक्सपीडियंसी, बिजनेस एक्सपीडियंसी, बिजनेस की जरूरत है, अगर उस चीज के लिए लिया है तो उसका डिडक्शन मिलना चाहिए। अगर वो लोन पर्सनल पर्पस के लिए लिया गया है तो उसका डिडक्शन मत दो। तो यू हैव टू लुक इनटू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इन एवरी केस एंड यू कैन नॉट जनरलाइज दैट लोन टेकन एंड गिवन टू सिस्टर कंसर्न इज अ डाइवर्जन ऑफ फंड। दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इंटरेस्ट तब से बोले जा रहा हूं, इंटरेस्ट का क्या डेफिनेशन है इनकम टैक्स लॉ में? यस, इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 28A। बहुत सारे लोगों को आज पता चला होगा कि इंटरेस्ट का भी कोई डेफिनेशन है दुनिया के अंदर। अगर आज पता चला तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जरा। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 28 में इंटरेस्ट बोला, इंटरेस्ट मींस एनी इंटरेस्ट पेबल और एनी अदर सर्विस चार्ज और चार्ज इन रिलेशन टू मनी बोरोड। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट तो आएगा ही, प्लस इंटरेस्ट से रिलेटेड बोरो, पैसा बोरो करते हो उससे रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी चार्ज, गारंटी फी, सर्विस चार्ज, ये चार्ज, वो सब इंटरेस्ट है। चेक करो यहां पर। अब यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट में क्या होता, जबरदस्त केस है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। क्या हुआ था इस केस के अंदर सर, बता सकते हो आप हमको? यस, गुजरात गार्डियन लिमिटेड का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है, जबरदस्त केस, जिसमें क्या हुआ, असेसी ने लोन लिया, लोन लेने के बाद असेसी ने क्या किया पता है? लोन लेने के बाद असेसी ने बैंक के पास गया, कुछ लोन लिया, 2-4 साल रीपे किया उसने, इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिया, सब कुछ बराबर से कर रहा था। 2-4 साल बाद वो बैंक चला गया। बैंक जाने के बाद उसने क्या किया, बैंक को बोला कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाओ यार थोड़ा, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरबीआई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते जा रहा है, आप घटा नहीं रहे हो। ये बैंक वाले बहुत नालायक होते हैं, जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते नहीं। तो बैंक जाने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने के लिए बोलने का, वो लोग को बोलने के लिए, तो वो लोग कुछ चार्जेस मांगते हैं, उसको बोलते हैं प्री पेमेंट चार्जेस। तो मैंने बैंक को बोला आप जो भी प्री पेमेंट चार्जेस आपके वो ले लो मुझसे, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने दे दिया बैंक को 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट चार्जेस और उसका डिडक्शन क्लेम कर लिया। कहां पर? पीजीबीपी में। अब असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि नहीं भाई, इसका डिडक्शन मैं आपको एक झटके में नहीं दूंगा, 10 सालों में दूंगा। मैटर चला गया दिल्ली हाईकोर्ट, और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला पता है? सुनो, ये लोन तुमने किससे लिया? ये मैंने लोन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया। अच्छा, अच्छा, आप क्या पे कर रहे हो? प्री पेमेंट चार्जेस। क्या प्री पेमेंट चार्जेस इज एनी अदर चार्जेस इन रिलेशन टू मनी बोरोड? द आंसर इज यस। अगर आंसर इज यस तो ये इंटरेस्ट है, तो बात खत्म हो गई। अगर लोन आपने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया और अगर ये लोन के ऊपर जो चार्जेस दे रहे हो आप इसको इंटरेस्ट बोल सकते हो, तो ये 43B में चला जाएगा। और अगर 43B में चला जाएगा ना, बाहर में जाए आपका अकाउंटिंग सिस्टम, फिर आपको पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा और ये पूरे के पूरे अमाउंट का आपको एक झटके में डिडक्शन मिलना चाहिए। ये बातें की गई है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। सेक्शन 36(1)(3) डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। यहाँ पर क्या बोला गया है? डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड में क्या बोला गया सर? यहाँ पर सबसे पहले तो एक अमेंडमेंट आया FA 21 के अंदर, कि पहले यहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, फिर बाद में शेड्यूल बैंक्स एक्सेट्रा, ये लोग सब लोग कवर थे। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक और बंदे को घुसड़ दिया, उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे, जो सेक्शन 1047 में कवर्ड है, ठीक है। आगे अब इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? मैं कंपनी हूं, आप बॉन्ड होल्डर हो,
आप मुझे क्या करोगे, आज पैसा दोगे, मैं आपको बॉन्ड दूंगा, और 10 साल 15 साल बाद आप मैं क्या दूंगा, मैं आपको पैसा रिडीम करूंगा। आज आप मुझे डिस्काउंट पे दोगे, से 100 रुपए का बॉन्ड है, आप मुझे 50 रुपया दोगे, मैं 10 साल बाद आपको क्या दूंगा, 100 रुपया दूंगा, तो जो 50 रुपया ना मेरे लिए कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो उसका डिडक्शन मुझे कैसे मिलेगा, ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। अब लाइफ ऑफ द बॉन्ड कैसे काउंट करने का, मंथ वाइज काउंट करने का, ईयर वाइज नहीं। आज से लेकर जो रिडेम्पशन डेट है वहां तक देखने का कितने मंथ्स है, वो मंथ वाइज काउंट करने का। मंथ काउंट करने के टाइम पे सर अगर पहले मंथ में अगर पार्शियल मंथ है तो लास्ट मंथ में पार्शियल मंथ है तो उसका भी सोल्यूशन है। किसी मंथ में अगर बॉन्ड आपने इशू करके 15 दिन या उससे ज्यादा हो गया, वो मंथ को कंप्लीट मंथ मानो। मतलब अगर 12 सितंबर को बॉन्ड अगर इशू किया तो 12 सितंबर से 30 सितंबर 15 दिन से ज्यादा होता है, 15 दिन या उससे ज्यादा, तो वो उसको कंप्लीट मंथ मानो। फिर बाद में 12 सितंबर 5 साल बाद रिडीम किया तो वो सितंबर को इग्नोर कर दो, क्योंकि उस मंथ में सिर्फ 12 दिन के लिए बॉन्ड इशू था। तो किसी मंथ में अगर 15 या उससे ज्यादा दिन है तो कंप्लीट मानो, 15 से कम दिन है तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। टोटल काउंट करो कितने मंथ्स होते हैं, डेज मंथ्स के हिसाब से करना, ईयर के हिसाब से करोगे गड़बड़ हो जाएगा। न्यूमरेटर में टोटल डिस्काउंट ले लो, डिनोमिनेटर में टोटल मंथ्स ले लो, आपको डिस्काउंट पर मंथ मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हर एक साल में कितने मंथ है मल्टीप्लाई करो, आपको पर ईयर का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगले 3-4 सेक्शन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3614, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, उसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू 43B, एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा, अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा। सेकंड 3614 है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए अप्रूव्ड पेंशन फंड में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि इसमें द अप्रूव्ड कंट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सैलरी, और सैलरी का मतलब क्या होता है, डीए इन टर्म्स प्लस बेसिक सैलरी। तो मान लो अगर डीए इन टर्म्स प्लस बेसिक सैलरी ऑफ द एंटायर ईयर इज 30 लाख, तो मैं कंट्रीब्यूशन अगर 3 लाख से ज्यादा करता हूं तो मुझे डिडक्शन 3 लाख का ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने पेंशन के लिए डाल के रखा है। थर्ड वन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, डिडक्शन मिलेगा, जितना भी कंट्रीब्यूट करोगे टेंशन वाली बात नहीं, डिडक्शन मिल जाएगा ना। चौथा वाला, ये जो तीनों थे, ये तीनों के केस में आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक 43B के हिसाब से पेमेंट करना है, एक्चुअल पेमेंट पे डिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ये चीज दिमाग में रखना ना। चौथा वाला केस क्या है, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, आपकी सैलरी से जो मैं काट रहा हूं ना और जो गवर्नमेंट को दे रहा हूं ना, उसका भी मुझे डिडक्शन मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जब मैं आपकी सैलरी से काटता हूं तो पहले गवर्नमेंट उसको मेरी इनकम मानती है, सेक्शन 224 क्लॉज 10, और एक बार इनकम मानेगी, फिर अगले महीने की 15 तारीख तक मुझे उसको पे करना है। अब इसमें डिबेट था, क्या अगले महीने की 15 तारीख तक पे करना है या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन भी 43B में कवर होता है, उस पर अलग अलग डिबेट्स थे। वो सारे डिबेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है इन फाइनेंस एक्ट 2021, ये बोलकर बहुत सारे हाईकोर्ट के जजमेंट थे, दिल्ली हाईकोर्ट के, उत्तराखंड हाईकोर्ट के जजमेंट थे, जिसमें बोला था कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी आप 43B में कवर करके ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर सकते हो। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया और बोल दिया है कि भाई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं भरोगे। 43B को एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आप अगले महीने की 15 तारीख तक भरोगे, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये एक फाइनेंस एक्ट 2021 का अमेंडमेंट है। उसके बाद अगर आपने कोई एनिमल खरीदा अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, अदर देन स्टॉक एंड ट्रेड कोई एनिमल खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो खरीदने पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। जब बेचोगे, कब बेचोगे, या तो मर गया या तो वो यूजलेस हो गया तो आप बेच रहे हो, तो जितने में भी खरीदा था माइनस जितना भी सेल वैल्यू, डिफरेंशियल अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, नॉट इन द ईयर ऑफ परचेज बट द ईयर इन विच यू हैव सोल्ड दैट पर्टिकुलर एनिमल, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स 3617, बैड डेट्स के लिए डिडक्शन क्लेम करने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, आपको डेट को राइट ऑफ करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सेकंड, जो डेट आप राइट ऑफ कर रहे हो वो पहले सालों की इनकम में ली होनी चाहिए, अगर वो पहले इनकम में नहीं लिया गया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो दो कंडीशन, पहला कंडीशन राइट ऑफ करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दूसरा कंडीशन जो राइट ऑफ कर रहे हो वो इनकम में लिया होना चाहिए पहले। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, लैंडिंग मनी लैंडिंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, जिसमें ये बोला है कि वो लोग अगर उनका जो डेड है ना, डेड देखो उनका दो डेड होता है, एक तो लोन भी डेड है, इंटरेस्ट भी डेड है। अब इंटरेस्ट तो पीएनएल का पार्ट बन चुका है, लेकिन क्या लोन पीएनएल का पार्ट बन चुका है? अब सामने वाला अगर कस्टमर पैसा नहीं देगा तो लोन भी नहीं देगा ना, प्रिंसिपल भी नहीं देगा, इंटरेस्ट भी नहीं देगा, तो प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो प्रिंसिपल पोर्शन ये वाला कंडीशन तो फुलफिल कर देगा, एसएससी राइट ऑफ कर देगा, लेकिन प्रिंसिपल पोर्शन कभी ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पोर्शन कभी इनकम का पार्ट नहीं था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला उनके लिए कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा घड़ी घड़ी कि मैंने बहुत कोशिश किया लोन रिकवर करने की, कस्टमर तो दे ही नहीं रहा? ऐसा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इन द केस ऑफ TRF लिमिटेड इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट द डेट हैज बिकम बैड, यू ओनली हैव टू से दैट द डेट इज रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में मारो, एंट्री मारो, बस हो गया, डिडक्शन मिल जाएगा। ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको कि डेट एक्चुअली में बैड हुआ है या नहीं हुआ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन यहां पर मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन किसी और को मिलेगा? यस, आगे जाकर 3617 में इंटरलिंकिंग कर रहा हूं मैं, मिल जाएगा किसको? शेड्यूल बैंक को, इंडियन बैंक को, नॉन शेड्यूल बैंक को, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, फॉरेन बैंक को, एनबीएफसी को, इन सबको मिलेगा, आगे जाकर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर अमालगमेटिंग कंपनी ने कोई बैड सामान बेचा है और डेटर क्रिएट किया और अमालगमेटेड कंपनी के हाथ में आके बैड हो जाता है, क्या अमालगमेटेड कंपनी को डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ टी वीरभद्र राव के कोटेश्वरा राव 1985 में जजमेंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है आज भी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई इनकम आपने आईसीडीएस में रिकॉर्ड कर दी है और उस पर टैक्स भर दिया है लेकिन अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो फिर क्या अगर वो इनकम बैड डेट हो जाती है तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज यस। तो अगर कोई इनकम अगर आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है लेकिन टैक्स में आईसीडीएस के हिसाब से रिकॉर्ड करके उस पर टैक्स भर दिया है और आगे जाकर वो इनकम बैड हो जाती है, तो ये डीम किया जाएगा कि आपके अकाउंट्स के अंदर उसको राइट ऑफ कर दिया गया है और आपको डिडक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डिडक्शन 3619 फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अमंग एम्प्लॉइज। ये डिडक्शन पहला डिडक्शन हमारे सिलेबस का अब तक का जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलता है, कंपनी को मिलता है, कंपनी को मिलता है और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलेगा, ये पहला डिडक्शन है। अब कंपनी को भी दो चीज है इसमें, अगर रेवेन्यू खर्चा है तो पूरा मिल जाएगा, कैपिटल खर्चा है तो 1/5 मिलेगा 5 सालों तक। उसमें भी अगर कैपिटल खर्चे की वजह से अगर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है कंपनी को, तो कैपिटल खर्चे की वजह से जितना भी लॉस हो रहा है वो यूएटी की तरह ट्रीट होगा, बराबर से देख लेना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या एसटीटी का डिडक्शन मिलता है? हाँ, पीजीबीपी में मिलेगा, कैपिटल गेन्स में नहीं मिलेगा। क्या सीटीटी का डिडक्शन मिलेगा? हाँ, पीजीबीपी में भी मिलेगा, कैपिटल गेन्स में भी मिलेगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स में सीटीटी को रोकने का कोई भी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया। नेक्स्ट, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो शुगर मैन्युफैक्चर करती है और अगर वो शुगर खरीदती है और अगर वो गवर्नमेंट ने जो प्राइस डिसाइड किया है उस प्राइस या उससे कम खरीदती है तो ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा में खरीदती है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, चेक कर लो। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए प्रोविजन है, बाकी सबके लिए नहीं है। शुगर बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए शुगर केन खरीदना पड़ता है, तो वो प्राइस पे खरीदो जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, या उससे कम में उससे महंगे में खरीदोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा, माफ करिए प्लीज। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ओवर योर इज, अगर कोई एसएससी जो मार्क टू मार्केट लॉस करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, गवर्नमेंट देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ आईसीडीएस के हिसाब से मार्क टू मार्केट लॉस करना। अगर आईसीडीएस को छोड़कर अपने हिसाब से करोगे अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से तो हम आपको डिडक्शन नहीं देने वाले। एक बार यहां पर देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहीं पे बता देना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त चीज किया मैंने आप लोगों के लिए, अनइमेजिनेबल चीज बता दूं आज ही, बहुत आगे चला गया। ये देखो, जब पूरा पीजीबीपी खत्म हो जाएगा ना, मैंने यहाँ पर देखो जबरदस्त इंटरलिंकिंग कर दिया है पीजीबीपी में आपके लिए, कि कौन कौन से सेक्शन है जहां पर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन लिखा हुआ है, कौन कौन से सेक्शन है जहां पर कंपनी है, कौन कौन से सेक्शन है जहां पर सिर्फ इंडियन कंपनी है, कौन कौन से सेक्शन है जहां पर आपको अमोर्टाइज करना है, कौन कौन से सेक्शन है जहां पर आपको डिडक्शन इज बेस्ड ऑन अ परसेंटेज, कौन कौन से सेक्शन है जहां पर लॉक इन है कि इतने साल तक मशीनरी नहीं बेचने का, इतने साल तक असेट नहीं बेचने का, और कौन कौन सा असेट है, कौन कौन से सेक्शन है जहां पर न्यू प्लांट एंड मशीनरी की बात की गई है, पूरा इंटरलिंकिंग करके मैंने लगभग 1 से 1.5 पेज में पूरा का पूरा पीजीबीपी उतार दिया, ठीक है। तो अब ये लोग ये देख लो एक बार आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कहां तक? यहां तक हो चुका है हमारा रिवीजन, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, इसके बाद आपको बुक उठाने की जरूरत, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, सिर्फ ये पढ़ते रहो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज अ बिग वन नाउ, सेक्टर वाइज डिडक्शंस। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े डिडक्शंस आने वाले हैं। उसमें जो सबसे पहला डिडक्शन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज 33AB, जिसमें बोला गया अगर एसएससी एंगेज करता है इन टी, कॉफी, रबर की ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करता है, वो भी इंडिया में करता है, बाहर करेगा तो नहीं चलेगा, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अगर उससे लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना है। वो पहली चीज ये है कि अगर एसएससी सिर्फ ग्रो करता है, सिर्फ ग्रो करता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करता है तो वे फिर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो ग्रो भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है इंडिया के अंदर, तब जाकर उसको मल्टीपल सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, दैट इज 33A भी एप्लीकेबल होगा, रूल 8, रूल 7A, रूल 7 भी एप्लीकेबल होगा, एक्सप्लेनेशन 7 to 43(6) जो हमने डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी कर लिया है वो भी एप्लीकेबल होगा, और प्लान का डेफिनेशन वो भी हमने डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ऑलरेडी कर लिया है, वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है ना। आज हमारा टारगेट क्या है? आज हमारा टारगेट थर्ड और फोर्थ सेक्शन नहीं है, आज हमारा टारगेट ये पहला और दूसरा सेक्शन है, क्योंकि तीसरा और चौथा सेक्शन हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। किस कौन से चैप्टर में? पिछले चैप्टर में। तो आज हमारा टारगेट पहला सेक्शन है 33AB, उसके बाद रूल 8, रूल 7 है, रूल 7 भी, ठीक है। 33AB क्या बोलता है? 33AB बहुत सिंपल बोलता है कि अगर आपको कोई डिडक्शन चाहिए, सबसे पहले 33AB किसके लिए एप्लीकेबल है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ एसएससी एंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफी और रबर इन इंडिया, ठीक है। तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल डिडक्शन दिया है। वो स्पेशल डिडक्शन क्या है, जरा ध्यान से सुनना।
आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको नाबार्ड में जाकर एक अमाउंट डिपॉजिट करना है, ठीक है, एक अमाउंट डिपॉजिट करना है नाबार्ड में, जितना भी आपको डिडक्शन चाहिए उतना अमाउंट जाकर नाबार्ड में डिपॉजिट कर दीजिए। अब कब तक डिपॉजिट करना है? विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर डिपॉजिट कर दीजिए, या बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन विल बी अमाउंट डिपॉजिटेड, जितना भी आप नाबार्ड में डिपॉजिट करोगे, कंपेयर विद 40% ऑफ पीजीबीपी इनकम। बट पीजीबीपी इनकम आप कैसे लोगी? बिफोर दिस डिडक्शन एंड बिफोर सेटिंग ऑफ द लॉस। लॉस को, पिछले साल का अगर कोई लॉस है तो उसको सेट ऑफ करने के पहले का पीजीबीपी लोगे, उसका 40% लोगे। अब जाकर कंपेयर करोगे एक्चुअल अमाउंट डिपॉजिटेड से, विच एवर इज लेस विल बी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। अब सम करते समय स्टूडेंट से एक गलती होती है, वो गलती क्या है वो ध्यान से सुन लेना। एग्जाम में अगर मल्टीपल डेटा आपको दिया गया है, जैसे पीजीबीपी इनकम दिया गया है कि ये कॉम्पोजिट इनकम है, ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग करके इतनी इनकम आई है, उसके बाद पिछले साल का लॉस दिया गया है, उसके बाद 33 एबी का डिडक्शन दिया है, आपका ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग सम क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप टोटल इनकम लिख दोगे, जो भी आपकी पीजीबीपी इनकम है इंक्लूडिंग का एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, उसमें से आप 33 एबी का डिडक्शन ले लोगे, दैट इज अमाउंट डिपॉजिटेड, और 40% ऑफ पीजीबीपी विच एवर इज लेस बिफोर सेटिंग ऑफ द लॉसेस। ये कर लिया, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना, अब लॉस मत निकालना, जो भी अमाउंट आएगा अब वहां पर रूल 7A 7B रूल 8 अप्लाई करना, मतलब 40 60 35 12 65 25 75 पहले वो अप्लाई करना। जैसे अगर टी है तो 40 60 अप्लाई करना, फिर जो 40% आएगा ना टैक्सेबल पोर्शन, उसमें से लॉस निकालना। ये आपका ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग सम होना चाहिए। जरा भी ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ, पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा, ठीक है, केयरफुल रहना। ये ऑर्डर को दिमाग में अच्छे से रिवाइंड करके 2-3 बार सुन लेना। नाउ सर, वो 40 60 का क्या सीन है सर? बेटा वो रूल 7 7A रूल 8 एक्सेट्रा इसमें दिया गया है। रूल 8 बोलता है इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ टी। अगर आप टी ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो तो 40% टैक्सेबल माना जाएगा, 60% एग्जाम माना जाएगा। अगर आप रबर मैन्युफैक्चर और ग्रो दोनों करते हो तो 35% बिजनेस माना जाएगा, 65% एग्रीकल्चर माना जाएगा। और अगर आप कॉफी कॉफी को क्या करते हो, ग्रो और मैन्युफैक्चर करते हो, तो कॉफी में दो कैटेगरी बना है। एक नॉर्मल कॉफी है जिसमें आपका 25-75 बिजनेस और एग्जेम्प्ट इनकम है, और अगर आप कॉफी को ग्रो करते हो, क्योर करते हो, रोस्टेड करते हो, मिक्स करते हो किकोरी के साथ एक्सेट्रा, तो उस केस में आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगी, 40% 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ये रूल 7A रूल 7B और रूल 8 आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट क्या ये डिडक्शन मिल गया तो क्या अभी आप चुप बैठ जाओगे जिंदगी में? बिल्कुल नहीं। आगे जाके वो पैसा विड्रॉ करना है, विड्रॉ करके आपको गवर्नमेंट ने जो पर्पस स्पेसिफाई किया उसके लिए यूज करना है। अब कुछ केसेस में अगर आप विड्रॉ करोगे तो गवर्नमेंट ने फुल्ली एग्जेम्प्ट बोला है, उस केस में अगर आप विड्रॉ करके नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कौन कौन से केस में? अगर असेसी मर जाता है तो चल जाएगा, अगर असेसी की कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो चल जाएगा, या एचयूएफ का पार्टीशन होता है तो चल जाएगा। ये 3 केसेस में अगर विड्रॉ करोगे तो एग्जाम है, ठीक है। 2 केसेस में अगर विड्रॉ करोगे तो एग्जाम नहीं है, वो केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म होता है तो टैक्सेबल है, और अगर बिजनेस क्लोज होता है और पैसा विड्रॉ करते हो तो टैक्सेबल है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है। 3 केस में एग्जाम, 2 केस में टैक्सेबल। नेक्स्ट, अगर पैसा विड्रॉ किया, सपोज 2 साल बाद पैसा विड्रॉ किया, तो कब तक यूज करना है? सेम फाइनेंशियल ईयर में यूज करना पड़ेगा। अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में यूज नहीं किया, से 23-24 में विड्रॉ किया, तो 23-24 के 31 मार्च 2024 तक यूज करना पड़ेगा। 31 मार्च 2024 तक अगर यूज नहीं किया तो 31 मार्च 2024 ईयर में वो डीम्ड इनकम बन जाएगी। और डीम्ड इनकम टैक्स कितने पे लगेगा? क्या पूरे 100% पे लगेगा? नहीं, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन पे लगेगा, दैट इज 40% पे, 35% पे, 25% पे। ये गलती मत करना क्योंकि यहां पर भी गड़बड़ हो जाती है स्टूडेंट से। अच्छा, पैसा विड्रॉ किया और फिर बाद में से 2-3 साल बाद पैसा विड्रॉ किया 23-24 में, उस पैसे से मैंने लोगों को सैलरी दिया, तो क्या सैलरी का मुझे डिडक्शन मिलेगा? मैंने वो पैसा विड्रॉ किया, 2-3 साल बाद मैंने कंपनी के लिए रेंट दिया, कंपनी के लिए दूसरे खर्चे किए, रेवेन्यू खर्चे, क्या उस खर्चे का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उस खर्चे का डिडक्शन फिर से आपको नहीं मिल सकता है। द रीजन बी, क्योंकि ऑलरेडी आपने नाबार्ड में डिपॉजिट करते समय डिडक्शन ले लिया था, तो फिर से खर्चे का डिडक्शन कैसे मांग सकते हो? तो फिर से खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्या पैसा विड्रॉ करके मैं एसेट खरीद सकता हूं? खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ प्रोहिबिटेड एसेट गवर्नमेंट ने मना किए, जैसे यहां पर बोर्ड पे देख सकते हो। अगर आप कोई भी प्रोहिबिटेड एसेट खरीदते हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी अगर ऑफिस में इंस्टॉल है वो नहीं चलेगा, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में इंस्टॉल है नहीं चलेगा, ऑफिस अप्लायंसेस नहीं चलेगा, क्या कंप्यूटर चलेगा? कंप्यूटर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर अलाउड है। बाकी उसके अलावा लैंड खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपने एसेट खरीद लिया तो उसको आप 8 साल तक बेच नहीं सकते हो, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, यू कैन नॉट सेल इट फॉर 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एसेट वाज एक्वायर्ड। अगर 8 साल के अंदर बेचा या अदरवाइज ट्रांसफर किया, किसी को गिफ्ट विफ्ट दे दिया, तो आपके हाथ में फिर से क्या हो जाएगा?
डीम्ड इनकम लग जाएगी, वो 40%, 35%, 60% जो भी है उस हिसाब से आपके ऊपर डीम्ड इनकम लग जाएगी। हाँ, लेकिन दो एक्सेप्शन दिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें अगर आप बेचोगे तो चल जाएगा। पहला, अगर आप गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को 8 साल के अंदर बेचते हो तो कोई डीम्ड इनकम नहीं लगेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या अगर एक फर्म का कंपनी में सक्सेशन हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है फर्दर कि सारे पार्टनर्स यहां से वहां चले जाने चाहिए, सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज यहां से वहां चले जाने चाहिए, तभी जाकर आपको वो एग्जाम्पशन मिलेगा अगर 8 साल में असेट बेचते भी हो तो। ठीक है, दिस इज व्हाट सेक्शन 33AB इज ऑल अबाउट। 33ABA इज एन एक्सटेंशन ऑफ 33AB साइट रेस्टोरेशन फंड। ये किसके लिए? ये उन असेसीज के लिए जो इंडिया के अंदर बैठकर क्या करते हैं, मिनरल ऑयल का प्रोस्पेक्शन करते हो, प्रोस्पेक्ट करते हो, ढूंढते हो, या तो एक्सप्लोर करते हो या तो प्रोड्यूस करते हो, उनके लिए पर्टिकुलर बेनिफिट दिया गया इंडिया के अंदर। मिनरल ऑयल, ठीक है, पेट्रोल वेट्रोल गैस वैस ये सब ढूंढते विंटे रहते हैं, या तो प्रोड्यूस करते हैं या तो एक्सप्लोर करते हैं। तो इनके लिए सब कुछ सेम है, कुछ नहीं है। यहाँ पर भी सब पिछले सेक्शन जैसा ही है कि एसबीआई में जाना है आपको, यहाँ पर नाबार्ड में नहीं जाना है। ऑब्वियसली यहाँ पे नाबार्ड का क्या लेना देना है। सेकेंडली, यहाँ पर स्ट्रिक्टर टाइम लिमिट है, बिफोर द ईयर एंड, ईयर खत्म होने के पहले ही चले जाना है आपको, मतलब 31 मार्च के पहले जाना पड़ेगा आपको पैसा डिपॉजिट करने, उसके बाद जाओगे तो फिर डिडक्शन अगले साल में मिलेगा, इस साल में नहीं मिल सकता है। और तीसरा पॉइंट, यहाँ पर आपको जो डिडक्शन है 40% के बदले यहाँ पर 20% का डिडक्शन दिया है। उसके अलावा सारे प्रोविजंस पिछले सेक्शन की तरह ही है, दैट इज 33AB की तरह ही, आप चेक कर सकते हो, नीचे मैंने लिख भी दिया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन 35 के अंदर गवर्नमेंट ने 7 सेक्शन बना के रखे, जिसमें से हमने जब पढ़ाई की थी तो हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहले 3 सेक्शन, फिर 4 सेक्शन। पहले जो 3 सेक्शन है जहां पर अससी रिसर्च करता है, खुद रिसर्च करता है, उसका रिसर्च का बिजनेस है और वो रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाता है, बेचता है। और बाकी के 4 सेक्शन अससी शायद खुद रिसर्च नहीं करता है बल्कि दूसरों को डोनेशन देता है। अब पहली जो 3 कैटेगरी, उसमें भी हमने 2 कैटेगरी बनाई है कि पहली जो तो उस पहली 3 कैटेगरी में जहां पर अससी खुद रिसर्च करता है, उसमें भी 2 कैटेगरी में जो डिडक्शन है वो सबको मिलते हैं, और जो तीसरा कैटेगरी वो सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक डिडक्शन है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। देयरफॉर सबसे पहले सेक्शन 35(1)(1) और उसके बाद सेक्शन 35(1)(4). 35(1)(1) क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनना प्लीज ऑल ऑफ यू। 35(1)(1) थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ठीक है। Now what does 35(1)(1) has to do? 35(1)(1) बात करता है रेवेन्यू खर्चे की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिलेगा, कब तक मिलेगा? क्या प्री कमेंसमेंट का मिलेगा? मिलेगा। कितने साल का? ईयर ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट से पिछले 3 साल का जो भी खर्चा है आपको मिलेगा। जैसे सैलरी का खर्चा, परक्विजिट का खर्चा, ये 2 खर्चे डेट ऑफ कमेंसमेंट के पिछले 3 साल में जो भी किया आपने मिला, आपको बस गवर्नमेंट को सर्टिफाई करना पड़ेगा कितना खर्चा आपने किया। क्या पोस्ट कमेंसमेंट में डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा, कोई भी खर्चा मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 100% मिलेगा, प्री में भी पोस्ट में भी। ठीक है ना। कैपिटल खर्चे की बात करते हैं। क्या कैपिटल खर्चे का डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या प्री कमेंसमेंट का मिलेगा? हाँ मिलेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट से पिछले 3 साल में जो भी कैपिटल खर्चा किया मिलेगा, एक्सेप्ट लैंड। लैंड का नहीं मिलेगा, प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग सब मिलेगा 100%, एक साथ 100% डिडक्शन। क्या पोस्ट कमेंसमेंट का डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। उसमें भी आपको प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग सबका मिलेगा, लैंड का छोड़कर। ठीक है, 100% डिडक्शन। ठीक है, प्री में भी मिलेगा, पोस्ट में भी मिलेगा। अब अगर कैपिटल खर्चे की वजह से कुछ लॉस होता है कैपिटल खर्चे के, तो वो लॉस ट्रीट किया जाएगा लाइक एन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। यहां पर मैं लिंक कर देता हूं। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जैसी 3 चीज ट्रीट किया जाएगी, एक तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन खुद, दूसरा फैमिली प्लानिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और तीसरा साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तीनों के तीनों किस तरीके से ट्रीट किए जाएंगे? अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और इनके लिए इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड करो, जो भी इसमें बेनिफिट्स है वो सब एंजॉय करो। हाँ, एक बार आपने यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसके बाद प्लीज मेहरबानी करके हाथ जोड़ के मैं आपसे विनंती करता हूं कि उसके बाद आप डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मत मांगना। डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा सेक्शन क्या है? 35(2)(ab। ये सेक्शन बहुत स्पेसिफिक है और सिर्फ कंपनी के लिए, सिर्फ कंपनी के लिए, सिर्फ कंपनी के लिए। एग्जाम में अगर ऐसे शब्द आते हैं कि ये कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर करती है, ये इन हाउस रिसर्च करती है, इसका गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट अप्रूव्ड है, ऐसे शब्द अगर आपको दिखते हैं तो समझ लेना ये 35(2)(ab) का केस है। तो देयरफॉर यहां पर कंडीशंस क्या है? यहां पर सबसे पहले आपको कंपनी होना जरूरी है। इससे पहले कंपनी कहां पर आया था? साइंटिफिक। इससे पहले कंपनी फैमिली प्लानिंग के अंदर आया था। ये दूसरी बार है जहां पर कंपनी वर्ड आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया इसी रिविजन वीडियो के अंदर कि मैंने जबरदस्त इंटरलिंकिंग करके रखा हूं आगे जाकर। ठीक है, अगर नहीं बताया तो मैं आगे जाकर बता देता हूं। Therefore, ये सेक्शन किसको मिलेगा? 35(2)(ab) में। इसमें बेनिफिट क्या है? 100% कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। कंपनी के साथ साथ कंपनी कैसी होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में होनी चाहिए। सर कुछ भी मैन्युफैक्चर करूंगा तो चलेगा? नहीं, यहां कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ 11 शेड्यूल को प्रोडक्ट में 11 शेड्यूल करके एक शेड्यूल है इनकम टैक्स में, उसमें जो प्रोडक्ट मेंशन है वो छोड़कर कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो प्रोडक्ट मेंशन है वो मत बनाना, वो बनाओगे तो यहां पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। थर्ड,
आपका गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट अप्रूव होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करना चाहिए, प्लस यहां पर लैंड और बिल्डिंग का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। लैंड का डिडक्शन तो आपको कहीं भी नहीं मिलता है। बिल्डिंग का डिडक्शन आपको पिछले सेक्शन में 3514 में जाकर लेना है तो ले सकते हो, बट यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पर प्लस आपको यहां पर सिर्फ पोस्ट कमेंसमेंट का डिडक्शन मिलता है, प्री कमेंसमेंट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो प्री कमेंसमेंट का चाहिए तो आपको पिछले सेक्शनों में जाकर लेना है तो ले सकते हो, यहां पर आपको प्री कमेंसमेंट का नहीं मिलेगा। बाकी सब डिडक्शन यहां पर 100% है। पहले यहां पर 100% से ज्यादा का डिडक्शन मिलता था, तो ये सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस था, लेकिन अभी इस सेक्शन में और पिछले दो सेक्शन में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि पिछले दो सेक्शन में भी 100% डिडक्शन मिलता है, यहां पर भी 100% डिडक्शन मिलता है। तो इस सेक्शन का इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है अभी प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। थर्ड, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, दूसरे को डोनेशन देना है। अब ये डोनेशन कौन दे सकता है? कोई भी दे सकता है, जो रिसर्च करता है वो भी दे सकता है, जो रिसर्च नहीं कर सकता है वो भी दे सकता है, ठीक है। सबसे पहले 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, यहां पर आप किसको रिसर्च डोनेशन दे रहे हो? एक ऐसे एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को जो साइंटिफिक रिसर्च करता है। 35(1)(2) में 100% डिडक्शन। 35(1)(3) सेकंड वाला, उसमें आप किसको डोनेशन दे रहे हो? एक ऐसे एसोसिएशन, रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो स्टैटिस्टिकल या सोशल साइंस का रिसर्च करता है, ठीक है। थर्ड वन, आईआईटी और नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, 100% डिडक्शन। फोर्थ वन, अब एक इंडियन कंपनी को डोनेशन दे रहे हो, इंडियन कंपनी। पहले तीन केसेस में आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सबको डोनेशन दे रहे थे, चौथे में इंडियन कंपनी को डोनेशन दे रहे हो, आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, जो साइंटिफिक रिसर्च करती है, ऑब्वियसली वैसी कंपनी को। सारी सारी कंपनीज और रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये सब अप्रूव्ड होना चाहिए। और आपने आज डोनेशन दे दिया और आगे जाकर उनका अप्रूवल छीन गया तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपको डिडक्शन मिलकर रहेगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। ये यहां पर नीचे लिखा गया। नेक्स्ट, यहां पर एक बार आपने साइंटिफिक रिसर्च एसेट खरीद लिया से 100 करोड़ का, उसके बाद उसका 100 करोड़ का रिडक्शन ले लिया आपने 35(1)(4) में फॉर एग्जांपल। उसके बाद क्या? उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते जिंदगी में, से 3-4 साल बाद 100 करोड़ का डिडक्शन तो क्लेम कर लिया आपने एसेट खरीद के, से प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 100 करोड़ की। 3-4 साल बाद आपको लगता है, क्या लगता है आपको कि भाई अभी ये एसेट मेरे को यार इतना मजा नहीं आ रहा है, अभी इसको रिसर्च के लिए मैं यूज नहीं कर सकता हूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बेच दो या तो आपको आप दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दो। अगर आप वहीं से बेच दोगे तो क्या होगा? अगर आप वहीं से बेच दोगे तो ये राइट वाला डब्बा देखना पड़ेगा, वहीं से सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस पर्पस, बिना बिजनेस को यूज करे आपने वहीं से बेच दिया, तो आपको डीम्ड इनकम भरनी पड़ेगी। कितनी डीम्ड इनकम? सेल प्राइस को कंपेयर करना पड़ेगा, कितना डिडक्शन क्लेम किया था पहले, विच एवर इज लेस। सपोज डिडक्शन क्लेम किया था 100 करोड़, सेल प्राइस 150 करोड़, तो 100 करोड़ आपकी डीम्ड इनकम। और अगर सपोज सेल प्राइस इज 80 करोड़, डिडक्शन अलाउड इज 100 करोड़, तो सिर्फ डीम्ड इनकम विल बी 80 करोड़, तो विच एवर इज लेस विल बी डीम्ड इनकम। प्लस आपको कैपिटल गेन्स लग जाएगा एज पर सेक्शन 48। 48 मतलब ब्लॉक के हिसाब से नहीं, नॉट अदर देन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से कैपिटल गेन्स लगेगा। हाँ, अगर आपने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इसको बेचना क्यों है, इसको हम लोग अपने दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर देते, दूसरे बिजनेस में इसको यूज कर लेंगे जो रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, तो अगर आप दूसरे बिजनेस में उसको ट्रांसफर करते हो तो दूसरे बिजनेस में उसको ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा। तो जब ब्लॉक में ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नील हो जाएगी एज पर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1). चेक करो, ब्लॉक में असेट तो जाएगा, ये असेट है, ये तो जाएगा ब्लॉक पे, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 रुपीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देयरफॉर, और आगे जाकर जब बेचोगे तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर कैपिटल गेन्स लग जाएगा आपको सेक्शन 50 के हिसाब से एसटीसीजी, क्योंकि अभी ब्लॉक का एसेट जब बिकता है तो एसटीसीजी के हिसाब से कैपिटल गेन्स लगता है, ठीक है। नाउ अभी गवर्नमेंट ने कुछ नए कंप्लायंसेस लाए सेक्शन 35(1)(a) के अंदर। इसमें क्या बोला है कि मैं डोनर हूं, आप डोनी हो, मैं आपको डोनेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो अब जो डोनी है आप हो, आपको दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा कि किस किसने कितना कितना डोनेशन दिया, उसका स्टेटमेंट फाइल करो। प्लस डोनर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कोई डोनर आपको पैसा देता है उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में। अगर ये दोनों काम आप नहीं करोगे ना, आप पे फी लगेगी, आप पे पेनल्टी लगेगी। कितनी फी लगेगी सर? 200 रुपया पर डे की फी लग जाएगी, चेक करो 234G के अंदर। और पेनाल्टी 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी भी लग सकती है आपके ऊपर अगर आप ये दोनों काम नहीं करोगे। तो डोनी को दो काम करना है, इसे दिमाग में रखना, एक स्टेटमेंट फाइल करना है और दूसरा डोनर को क्या देना है? एक सर्टिफिकेट देना है कि भाई इसने तो इतना डोनेशन दिया, तो तू अपना प्रूफ ले कि तूने मुझे इतना डोनेशन दिया। ये दोनों काम नहीं करोगे तो 234G में फी लग जाएगी 200 रुपया पर डे, और यहां पर आपको पेनाल्टी लग जाएगी 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। नेक्स्ट इज 35ABB 35ABA। यहां पर क्या दिया गया सर? अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस। 35ABB है वो टेलीकॉम लाइसेंस के लिए, 35ABA है वो स्पेक्ट्रम फी के लिए, ठीक है। अब ये दोनों में कुछ बारीक सा फर्क है, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। टैक्स ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली तो फर्क है। टेलीकॉम लाइसेंस क्या होता है? वो लाइसेंस होता है जो टेलीकॉम बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लेना पड़ता है। और स्पेक्ट्रम क्या होता है? वो आप कितना ज्यादा टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हो, कितने सब्सक्राइबर्स है आपके, कितने यूजर्स है, उस हिसाब से आपको स्पेक्ट्रम फी पे करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है ना। दोनों के अंदर डिडक्शन एकदम सेम है। अगर बिजनेस शुरू नहीं हुआ है तो बिजनेस शुरू होने के पहले जो खर्चा आपने किया है ना, whatever expenditure you have incurred before starting the business, that will be allowed from the year you start the business। जब से बिजनेस शुरू करोगे उस साल से मिलेगा। कितने साल तक? 1 साल में नहीं मिलेगा, ओवर द लाइफ ऑफ द लाइसेंस, जितनी भी लाइसेंस की लाइफ है उसके लाइफ पे मिलेगा। अ पोर्शन होगा वो अमोर्टाइज होगा,
ओनली इफ यू हैव पेड दैट अमाउंट। अगर आपने पे किया है तो, अगर पे नहीं किया है तो डिडक्शन नहीं मिला है, यहां पर अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलता है। जितना भी पे किया है डिवाइडेड बाय कितना भी लाइफ है, उतना भी जो भी अमाउंट आएगा वो हर साल आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अच्छा बिजनेस शुरू हो गया, उसके बाद अगर लाइसेंस फी या स्पेक्ट्रम फी पे किया तो फिर ईयर ऑफ पेमेंट से आपको डिडक्शन मिल जाएगा। से बिजनेस शुरू हो गया तो 10 साल हो चुका है, अब मैं वापस से अपने लाइसेंस को रिन्यू कर रहा हूं, तो जब भी पे कर रहे हो, पे करोगे उस हिसाब से डिडक्शन मिलेगा। पे करोगे तो मिलेगा, पे नहीं करोगे तो डिडक्शन मत मांगना, ठीक है। एक बार यहां डिडक्शन क्लेम कर लिया, यहां पर भी आपको मेहरबानी करके क्या नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल भी आपको यहां पर डेप्रिसिएशन का डिडक्शन सेक्शन 32 में नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आगे जाके लाइसेंस बेचते हो तो आपको वही डीम्ड इनकम, कैपिटल गेन्स, ये सब इंप्लीकेशन आपके ऊपर लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 35D। सबसे पहले ये चीज दिमाग में रखना, कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। सबसे पहले ये डिडक्शन सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए अवेलेबल है और किसी के लिए नहीं है, और अगर आप कंपनी नहीं हो तो फिर आपको रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म हो तो आपको रेजिडेंट होना जरूरी है, ये पहली चीज जरूरी है। सेकंड, ये खर्चा कब करना है, प्री कमेंसमेंट में भी कर सकते हो और अगर पोस्ट कमेंसमेंट में करते हो तब भी मिलेगा, लेकिन पोस्ट कमेंसमेंट में दो कंडीशन है। पहला, अगर आप बिजनेस के एक्सटेंशन के लिए खर्चा करते हो तो डिडक्शन मिलेगा, या नया बिजनेस शुरू करते हो तो डिडक्शन मिलेगा। एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ फेरबदल करते हो और खर्चा करते हो तो 35D मत मांगना, ठीक है। पोस्ट में नहीं मिलेगा, प्री में तो मिलेगा ही, पोस्ट में दो कंडीशन है, एक्सटेंशन या तो सेटिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस, ठीक है। थर्ड, एक्सपेंडिचर आपको स्पेसिफाइड पर्पस पे खर्चा करना है, उसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैंने आपको क्लास में बोला है। जैसे अगर आप कोई कैपिटल बजटिंग रिपोर्ट बनाते हो, टेक्निकल रिपोर्ट बनाते हो, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पेमेंट करते हो, कंपनी फॉर्मेशन का खर्चा करते हो, रजिस्ट्रेशन का खर्चा करते हो, आरओसी को पेमेंट करते हो, फिर बाद में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हो, उसको प्रिंट करते हो, शेयर इशू का खर्चा करते हो, अंडर राइटर को पैसा देते हो, उसके बाद में आप एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा करते हो, प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए खर्चा करते हो, फिर बाद में सब्सक्रिप्शन का पैसा ज्यादा आ गया तो रिफंड देने के लिए खर्चा करते हो। ये सारे खर्चे आपके क्या हो जाएंगे, प्रिलिमिनरी खर्चे हो जाएंगे, ठीक है। अब डिडक्शन कितना मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल, डिडक्शन कितना मिलेगा। उसके लिए आपको दो चीजें कंपेयर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल में तूने कितना खर्चा किया, ठीक है। जो भी तूने एक्चुअल में खर्चा किया वो एक डब्बे में डाल दे, एक डब्बे में डाल के उसको साइड में रख दे। अब कंपेयर कर उसको किससे, मालूम, पॉइंट नंबर 2 से। पॉइंट नंबर 2 क्या है, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। तो 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगा तेरा शेयर कैपिटल, तेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग, तेरा डिबेंचर। क्या सर प्रीमियम शेयर कैपिटल में आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रीमियम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इन द केस ऑफ बर्जर पेंट्स लिमिटेड दैट शेयर प्रीमियम शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 35D। देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड में आप सिर्फ शेयर कैपिटल लेना, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरिंग लेना और डिबेंचर्स लेना, इन तीनों का टोटल मार देना, उसका 5% ले लो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में सारे एसेट्स का टोटल ले लो, उसका 5% ले लो। इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से जो भी हायर रहेगा वो पॉइंट नंबर 2 होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या था, ऑलरेडी एक डब्बे में था, दैट इज एक्चुअल खर्चा। फिर दोनों को कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर है वो आपका डिडक्शन है। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है, वो डिडक्शन आपको एक झटके में नहीं मिलने वाला है, वो डिडक्शन आपको 5 सालों में अमोर्टाइज होगा, दैट इज 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, 5 सालों में डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, सर जो 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हो आप और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेते हो, वो किस दिन का लेने का, दैट शुड बी टेकन ऑफ द लास्ट डे ऑफ द ईयर इन विच द बिजनेस हैज कमेंस्ड। जिस साल में भी बिजनेस कमेंस हुआ है उसके लास्ट डे का कैपिटल एम्प्लॉयड कंसीडर करना है या लास्ट डे का फिक्स्ड एसेट कंसीडर करना है। या अगर एक्सटेंशन वाला केस है, क्योंकि पोस्ट कमेंसमेंट में आपको एक्सटेंशन में मिलता है, एक्सटेंशन वाला केस है तो लास्ट डे ऑफ द ईयर इन विच द बिजनेस वाज एक्सटेंडेड और लास्ट डे ऑफ द ईयर इन विच द न्यू बिजनेस वाज कमेंस। तो लास्ट डे लेना है, जब भी आप ले रहे हो लास्ट डे ऑफ कमेंसमेंट लेना है और कुछ नहीं, ठीक है। यहां पर लिखा गया है सब कुछ बहुत ही बारीकी से। नाउ अगर आप कंपनी नहीं हो बल्कि इंडिविजुअल हो तो आपको कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से कंपेयर करना है। उस केस में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वाला कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देना है, मतलब देन यू कंपेयर डायरेक्टली एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड देन सी व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। उस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। नाउ कमिंग टू द बिग वन, द बाप ऑफ ऑल डिडक्शंस, दैट इज 35AD। अब 35AD क्या बोलता है सर, जबरदस्त सेक्शन है। इसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने 14 बिजनेस डाल के रखे, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो। सबसे पहले कोल्ड चेन फैसिलिटी में अगर आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले एक चीज दिमाग में घुसेड़ लो कि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन इस सेक्शन में नहीं मिलता है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहां पर क्या डिडक्शन मिलेगा, सबसे पहले 14 बिजनेस के नाम अच्छे से दिमाग में रख लो। सबसे पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी का बेनिफिट यहां पर मिलेगा, अगर आप कोल्ड चेन फैसिलिटी रखते हो। सेकंड, वेयरहाउसिंग करते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का तो उसका बेनिफिट यहां पर मिलेगा। हॉस्पिटल बनाते हो कम से कम 100 बेड का तो आपको डिडक्शन मिलेगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट करते हो फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग तो भी मिलेगा, और हाउसिंग प्रोजेक्ट करते हो फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम एक्सेट्रा, रीडेवलपमेंट ऑफ स्लम, वो भी डिडक्शन मिलेगा आपको। फिर प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर का बेनिफिट है यहां पर। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, वो सब मिलेगा। होटल अगर बनाते हो कम से कम 2 स्टार या उससे ज्यादा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार कैटेगरी देती है, अपन नहीं दे सकते।
फिर हाउसिंग रीडेवलपमेंट मैंने आपको बोल दिया। उसके बाद में अगर इनलैंड कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन के बिजनेस में हो, बी कीपिंग, हनी बी का प्रोडक्शन करते हो एक्सेट्रा, हनी का प्रोडक्शन करते हो, बीस वैक्स बनाते हो, प्रोडक्शन वेयरहाउसिंग करते हो फॉर शुगर, शुगर का भी वेयरहाउसिंग करते हो तो भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 3 बिजनेस गवर्नमेंट ने 2014 में 2 बिजनेस डाले, 2016 में 1 बिजनेस ऐड किया। उसके बाद स्लरी पाइपलाइन बनाते हो फॉर व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, तो बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर आप वेफर फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन यूनिट करते हो, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर चिप यूज होती है, चिपसेट, वो अगर करते हो तो उसका बेनिफिट मिलेगा। या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में इन्वॉल्व हो, ये वाला जो बेनिफिट है ना 14वां बिजनेस, ये पहले 80IA सेक्शन में था, अभी गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट करके 35AD में घुसड़ दिया है। पहले 80IA सेक्शन में था, अब यहां पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को भी डिफाइन किया। उसमें क्या आता है, रोड आता है, ब्रिज आता है, टोल रोड आता है, रेल सिस्टम, हाईवे प्रोजेक्ट्स, उसके बाद वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है। ठीक है, ये 14 बिजनेस आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब यहां पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, पहला जजमेंट कॉनकॉर्ड वर्सेस सीआईटी, इसमें बोला क्या इनलैंड कंटेनर डेपो को क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ट्रीट किया जा सकता है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, उनको भी यहां पर मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकली, लेकिन उनको भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मेंशन किया जा सकता है, उनको भी 35AD में कवर किया जा सकता है। सेकंड, अगर यहां पर एक होटल है, दूसरा केस लॉ सीब्रोस लिमिटेड का, यहां पर एक होटल है 2 स्टार, उसने सपोज फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एप्लीकेशन दे दिया फॉर व्हाट, कि गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दोगे, गवर्नमेंट चेक करेगी क्या आप 2 स्टार हो या नहीं हो, फिर गवर्नमेंट अप्रूवल देगी। तो मैंने इस उसके बाद आपको डिडक्शन मिलेगा ना, जब तक गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी 2 स्टार है या नहीं है, पता चलता है आपकी नजर में तो हर होटल 5 स्टार है, बट गवर्नमेंट की नजर में भी तो होटल 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होनी चाहिए ना। देयरफॉर आपने एप्लीकेशन दे दिया, अब आपके एप्लीकेशन देने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। से आपने एप्लीकेशन 21-22 में दिया कि भाई मेरे को 2 स्टार कैटेगरी का होटल का आप रिकॉग्निशन दे दो भाई, तो गवर्नमेंट ने आपको रिकॉग्निशन अगले साल दिया, अगले साल आपने एप्लीकेशन इस साल दिया, आपको रिकॉग्निशन अगले साल मिला, गवर्नमेंट ने अगले साल बोला यस आप 2 स्टार हो, तो सवाल ये उठ रहा है क्या डिडक्शन आपको इस साल से मिलेगा कि अप्रूवल मिलने के बाद मिलेगा, तो आंसर इस, यहां पर कोर्ट ने बोल दिया कि आपको डिडक्शन इसी साल से मिलना शुरू हो जाएगा, और ना कि जब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। गवर्नमेंट ने भले एप्लीकेशन 1 साल या 2 साल बाद एक्सेप्ट किया था, लेकिन एक्सेप्ट हो गया ना, खत्म हो गई बात, डिडक्शन आपको उसी साल से मिलेगा जिस साल से आप एप्लीकेशन देना शुरू करोगे, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, अब जो छठा और 14 बिजनेस है उसमें एक चीज दिमाग में रखना, छठा बिजनेस कौन सा है, छठा बिजनेस आपका वो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन वाला बिजनेस है, और 14 बिजनेस कौन सा है, 14 बिजनेस इज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये दोनों बिजनेस के अंदर आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि इन बोथ द बिजनेसेस दिस इज ओनली अवेलेबल टू इंडियन कंपनी और कंजोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनी। कंजोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनी मतलब जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, बाकी सबके लिए अवेलेबल नहीं है ये 6 और 14 बिजनेस। तो बाकी 14 में से जो 12 बिजनेस है, आउट ऑफ 14 द 12 बिजनेस व्हिच इज देयर, दैट इज अवेलेबल टू ऑल काइंड ऑफ एसोसिएट्स। ठीक है, नाउ डिडक्शन कब कब खर्चा कब करना है, प्री कमेंसमेंट में खर्चा करोगे तो भी डिडक्शन मिलेगा, पोस्ट में करोगे तो भी मिलेगा। प्री में करोगे तो कितने साल तक का मिलेगा, ऐसा कोई साल वार का नाटक नहीं है यहाँ पर, साइंटिफिक रिसर्च जैसा, साइंटिफिक रिसर्च में कैसा था 3 साल के पहले का नहीं मिलेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 3 साल के पहले का करोगे तो भी करोगे तो भी डिडक्शन मिलना है। सिर्फ कंडीशन ये है कि जो भी खर्चा आप प्री कमेंसमेंट में करते हो उसका आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस दिन बिजनेस शुरू होता है उस दिन आपको वो सारे खर्चे बुक्स में कैपिटलाइज कर देने, बस अगर वो सारे खर्चे आप बुक्स में कैपिटलाइज कर देते हो तो प्री कमेंसमेंट में भी जो खर्चा किया है वो सारा का सारा डिडक्शन आपको करंट ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का सब डिडक्शन आपको करंट ईयर में मिल जाएगा, पोस्ट में भी मिलेगा, पोस्ट में भी खर्चा करोगे तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 3 खर्चे पे आपको गवर्नमेंट ने रोक डाली है, पहला लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, दूसरा गुडविल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। प्लस जो डिडक्शन मिलेगा भी ना, प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग ये सब तो मिलना ही है। ठीक है, जो डिडक्शन मिलेगा भी ना उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने बोला है अगर एक बंदे को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हो तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करना है। अगर आप इन मोड को छोड़कर कैश वैश में बैरर चेक ये सब क्रॉस चेक से पेमेंट करोगे तो डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा, ये चीज दिमाग में रखना। ठीक है, आपको ये 4 मोड से पेमेंट करना है तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कंडीशंस, और क्या कंडीशन डाली है गवर्नमेंट ने कंडीशन डाली है। सबसे पहला कंडीशन, अगर डिडक्शन क्लेम करना है तो और बहुत सारे कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला कंडीशन, आपका बिजनेस नया बिजनेस होना चाहिए, पुराने बिजनेस को तोड़ मरोड़ के बनाओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। द बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस, नहीं मिलेगा। याद करो क्लास में जो मैं एग्जांपल देता था, अजय लिमिटेड, विजय लिमिटेड, पहले अजय लिमिटेड, फिर बजट आया, फिर विजय लिमिटेड, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलेगी, लेकिन क्या सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी कुछ एक्सेप्शन में चलेगी, चल जाएगी। 20% ऑफ टोटल वैल्यू अगर सेकंड प्लांट एंड मशीनरी है तो चल जाएगी। 100 करोड़ की मशीनरी में से अगर 20% सेकंड हैंड है तो चल जाएगी। इंपोर्टेड सेकंड हैंड है तो भी चल जाएगी, प्रोवाइडेड उसमें पहले डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होना चाहिए। अगर वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं हुआ है तो इंपोर्टेड सेकंड हैंड भी चल जाएगी। ठीक है, सेकंड,
क्या कोई और सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। चैप्टर 6 में कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है इस पर्टिकुलर खर्चे के लिए। आपको 10AA में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, किसी भी किस्म का डेप्रिसिएशन भी मत मांगना मेहरबानी करके, ठीक है। अब होटल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया है। ये होटल वालों के लिए क्या लिखा है मालूम? सेक्शन के अंदर, बेयर एक्ट के अंदर, द एसएससी शुड बिल्ड एन होटल एंड ऑपरेट द होटल। मतलब एसएससी को दो काम करना है, बिल्ड भी करना है, ऑपरेट भी करना है। चल, बनाना भी है, चलाना भी है, बनाना भी है, चलाना भी है। अब होटल इंडस्ट्री इस तरीके से नहीं चलती है। होटल इंडस्ट्री किस तरीके से चलती है? फ्रेंचाइज मॉडल पे, जहां पर ओनर बनाएगा लेकिन चलाएगा कोई और, ओनर बनाएगा लेकिन चलाएगा कोई और। Therefore, in that case, कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, बिल्ड एंड ऑपरेट। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको रिलैक्सेशन दिया और बोला कि अगर एसएससी होटल बिल्ड करता है और ऑपरेशंस कोई और भी करता है तो भी चलेगा, एसएससी को बिल्ड करने पे डिडक्शन मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 73 है। इतना ज्यादा डिडक्शन क्लेम करोगे आप, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, प्लांट का, मशीनरी का 100% डिडक्शन क्लेम करोगे तो आपको लॉस तो होने ही है। तो उस लॉस को आप कैसे कैरी फॉरवर्ड करोगे? क्या यूएडी की तरह कैरी फॉरवर्ड करोगे? नहीं 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 नहीं, यूएडी पे फुल स्टॉप लग चुका है। तीन ही आइटम यूएडी जैसा ट्रीट होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से सेक्शन बनाया, 73 है, जिसमें बोला है कि यहां पर जो भी लॉस होगा वो 73A में कैरी फॉरवर्ड होगा, सेटअप होगा। और यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्या है? यहां पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि यहां पर आप किसी भी बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी इनकम, उसमें भी सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी सब बिजनेस से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। पीजीबीपी में भी रिस्ट्रिक्शन है कि दूसरे बिजनेस से नहीं, सिर्फ एलिजिबल बिजनेस से जो 35AD में कवर्ड है। और उसमें भी आपको एक बेनिफिट ये है कि आपको इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड करने का मौका दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। यहां पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, डीम्ड इनकम। अब डीम्ड इनकम तो होनी है, जब इतना बड़ा डिडक्शन है तो कुछ ना कुछ डीम्ड इनकम के प्रोविजन होंगे। अब दो किस्म के डीम्ड इनकम है यहां पर। सबसे पहले ये वाला बराबर से देखना, अगर आपने जो असेट खरीदा उस पर डिडक्शन क्लेम कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप उस असेट को डिस्कार्ड कर देते हो या डेमोलिश कर देते हो या डिस्ट्रॉय कर देते हो या बेच देते हो और उस पर आपको जो भी पैसा मिलता है उसको हम चार्ज कर लेंगे सेक्शन 28 के अंदर एज डीम्ड इनकम। चेक कर लो वो सेक्शन 28 में ये चार सर्कमस्टेंस में कभी भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद, कभी भी अगर ये चार में से कुछ करते हो आपके हाथ में टैक्स लग जाएगा, ठीक है। कितना, जितना भी पैसा मिला उतना टैक्स लगेगा, ठीक है। सेकंड, अब ये डीम्ड इनकम बहुत जरूरी है। ये दिया गया सेक्शन 35AD सबसेक्शन 7A, सबसेक्शन 7B, सबसेक्शन 7C। इसमें क्या बोला है? एक बार आपने एसेट खरीदा, उस पर डिडक्शन क्लेम किया, अब 8 साल तक उसको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज करना। अगर 8 साल के अंदर आपने उसको किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो डीम्ड इनकम लग जाएगी। कितनी डीम्ड इनकम? जितना भी डिडक्शन क्लेम किया माइनस उस पे जितना भी साल आपने उसको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया, उतने साल का नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करो, जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वो डीम्ड इनकम। से आपने 100 करोड़ का असेट खरीदा और 3 साल तक उसको अपने ढंग से यूज किया, चौथे साल में आपने स्पेसिफाइड पर्पस से यूज करके छोड़ के दूसरे बिजनेस के लिए यूज किया, तो 8, तो जो भी अमाउंट है 100 करोड़ माइनस 3 साल का डेप्रिसिएशन, नॉर्मल एडिशनल दोनों लेस करना। अगर एडिशनल एप्लीकेबल है तो नॉर्मल एडिशनल दोनों लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट बन जाएगी आपकी डीम्ड इनकम। उतने पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब आगे जाकर एक बार मैंने डीम्ड इनकम झेल ली, तब क्या मैं अब उस एसेट को दूसरे बिजनेस के लिए यूज कर सकता हूं? यूज कर सकते हो। तो क्या मुझे दूसरे बिजनेस में उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो दूसरे बिजनेस में उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? वही होगा जो यहां पर डब्ल्यूडीवी होगी, जो यहां पर पीजीबीपी की डीम्ड इनकम होगी वही आपकी आगे जाके डब्ल्यूडीवी होगी। ऐसा लिखा गया है एक्सप्लेनेशन 13 टू सेक्शन 43(1) के अंदर। एक्सप्लेनेशन 13 टू 43(1) टॉक्स अबाउट दैट कि जितना भी सब सेक्शन 7B में डीम्ड इनकम झेला है वही आगे जाकर आपकी क्या बन जाएगी? डब्ल्यूडीवी। और उस पर आप क्या कर सकते हो? डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन ऑफ कोल, माइन, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। इन सब के बारे में गवर्नमेंट ने बात किया है कुछ सेक्शन 35E के अंदर। चलो इसके बारे में फटाक से बात कर लेते हैं। फिर से ये वाला सेक्शन सिर्फ 35D जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के सेक्शन के जैसे ये वाला सेक्शन भी सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए अवेलेबल है, और अगर आप कंपनी नहीं हो तो सिर्फ रेजिडेंट के लिए अवेलेबल, और नॉन रेजिडेंट्स के लिए सेक्शन अवेलेबल नहीं है। इसमें क्या होता है? इसमें आप एक्सप्लोरेशन करते हो, किस चीज का? माइंस का एक्सप्लोरेशन करते हो, नेचुरल डिपॉजिट्स का एक्सप्लोरेशन करते हो, और उसमें से खोदेड़ खुदेड़ के कुछ ना कुछ निकालते हो, ठीक है। लाइक कोल निकालते हो, लाइमस्टोन, आयरन एक्सेट्रा, जिंक विंक, ये सब चीज, ठीक है। अब डिडक्शन कैसे मिलेगा इसका? थोड़ा सा अजीब डिडक्शन है इसका। डिडक्शन कैसे मिलेगा? थोड़ा सा अजीब है। जितना भी आप खर्चा करते हो, जिस साल से माइन से पैसा कमाना शुरू किया वो साल में, जिस साल से भी माइन से पैसा कमाना शुरू किया वो साल में जो खर्चा किया, और उसके पिछले 4 साल में जो खर्चा किया वो डिडक्शन मिलेगा। से माइन से पैसा कमाना मैंने 2021-22 से शुरू किया, तो वो और पिछले 4 साल में जो भी खर्चा किया वो टोटल हो जाएगा। उसमें से अगर गवर्नमेंट ने कुछ मदद की तो वो लेस कर दो, सब्सिडी वब्सिडी मिला है तो कुछ लेस कर दो, जो भी अमाउंट बच जाएगा वो तुम्हारा क्वालिफाइड अमाउंट। अब उस क्वालिफाइड अमाउंट का डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? 10 सालों में मिलेगा। करंट ईयर से 10 सालों में, मतलब करंट ईयर और अगले 9 साल, तो उसको डिवाइड करो। सपोज करंट ईयर और पिछले 4 साल में आपने 10 लाख खर्चा किया, तो ये 10 लाख आपका टोटल खर्चा, उसमें से 50,000 गवर्नमेंट ने आपको कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 9,50,000 आपका डिडक्शन होगा। अब 9,50,000 क्या एक साल में, इस साल मिल जाएगा? इस साल नहीं मिलेगा, 10 सालों में मिलेगा।
हर साल 95 95 95 95, करंट ईयर और अगले 9 साल तक 95 95। तो इस तरीके से आपका 10 साल में अमोर्टाइज होगा। अच्छा, ये खर्चा मैं किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करूंगा? ये खर्चा आप किसी भी माइन इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, सिर्फ माइनिंग इनकम से, दूसरी इनकम से नहीं, दूसरी पीजीबीपी से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो आप करंट माइन से भी सेट ऑफ कर सकते हो, ऑलरेडी अगर आपकी कोई माइन है, पहले से अगर कोई बिजनेस करते हो माइनिंग का, उसमें भी कोई इनकम है, उससे भी सेट ऑफ कर सकते हो। और सेटअप करने के बाद भी अगर बच जाता है तो आप अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड करके उसको नॉक ऑफ कर सकते हो। ठीक है, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू सी अ क्वेश्चन ऑन दिस, जिसके लिए मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करवाया। ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें कवर नहीं है, कुछ खर्चे यहाँ पर कवर नहीं है। वो ये कि यहाँ पर कैपिटल खर्चे नहीं कवर्ड है। अगर आप माइन खरीदते हो तो उसका खर्चा यहाँ नहीं कवर्ड है। माइन का राइट्स खरीदते हो उसका खर्चा यहाँ नहीं कवर्ड है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वो सब खरीदते हो तो वो सब का डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आपको बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर के लिए आप सेक्शन 32 में जाकर डेप्रिसिएशन की मदद मांग लो, वहां पर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 3617 है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। किसको मिलता है? बैंकिंग इंडस्ट्रीज, एनबीएफसी, फॉरेन बैंक, देसी बैंक, विदेशी बैंक, सबको मिलेगा। ठीक है, लेकिन सारी बैंक्स को गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले गवर्नमेंट ने शेड्यूल बैंक, अदर नॉन शेड्यूल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक को एक कैटेगरी में रखा है। उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल, फॉरेन बैंक्स, एनबीएफसी को एक कैटेगरी में रखा है। तो अगर एग्जाम में आपको ये सब चीज तो दिमाग नहीं लगाना, एग्जाम में वो साफ साफ वर्ड लिखेंगे, इट इज अ शेड्यूल बैंक, इट इज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज अ फॉरेन बैंक, उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो मान लो अगर शेड्यूल बैंक है तो डिडक्शन कितना मिलेगा? दो डिडक्शन है, 8.5%, 8.5% ऑफ जीटीआई प्लस 10% ऑफ एग्रीगेट रूरल एडवांसेस। रूरल एडवांसेस जितने, रूरल अर्बन नहीं, टोटल एडवांस ही, रूरल एडवांसेस का 10%। ये दोनों डिडक्शन क्यूमुलेटिवली आपको मिलने वाला है। शेड्यूल बैंक है तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अदर देन शेड्यूल बैंक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन बैंक है, एनबीएफसी है, तो सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा बेचारों को, दैट इज सिर्फ पहला वाला। दूसरा वाला तो है ही नहीं, पहले वाले में भी कम परसेंटेज है, दैट इज 5% ऑफ जीटीआई, दैट्स इट। माफ करो बेचारा, गरीब लोग है बेचारे। ठीक है, 5% ऑफ जीटीआई। अब एक बार ये मिल गया, क्या ये हर साल मिलता रहेगा? ये हर साल मिलता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो फिर क्या एक्चुअल बैड डेट्स का भी डिडक्शन मिलेगा? एक्चुअल बैड डेट्स का डिडक्शन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका एक्चुअल बैड डेट्स डज नॉट एक्सीड योर क्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्यूमुलेटेड मतलब टोटल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओवर द ईयर, जितना भी आपने प्रोवाइड करके रखा है, अगर एक्चुअल उसको एक्सीड करता है तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर पिछले साल 100 रुपए का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किया था, इस साल 50 रुपए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किया था, तो अभी अगर करंट ईयर में एक्चुअल बैड डेट्स का डिडक्शन चाहिए तो आपको 150 रुपीज से कंपेयर करना है करंट ईयर के एक्चुअल बैड डेट्स को। अगर करंट ईयर का एक्चुअल बैड डेट्स 250 हो जाता है, हाँ, तो 250 इज ग्रेटर देन 150, दैट इज क्यूमुलेटेड अमाउंट, तो 100 रुपीज का आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर क्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज 100 रुपीज, 150 रुपीज सॉरी, और अगर करंट ईयर का बैड डेट्स, एक्चुअल बैड डेट्स इज 130, तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज योर एक्चुअल बैड डेट्स इज नॉट एक्सीडिंग योर क्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तब तक आपको डिडक्शन नहीं मिल सकता। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन हैज टू से। नेक्स्ट इज ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व 3618। ये किसको मिलेगा? ये कुछ बैंक्स को, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं लोगों को, चार कारण के लिए, या तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, या तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, या तो हाउसिंग पर्पस के लिए, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए। ये चार कारण के लिए अगर लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 5 साल से ज्यादा के लिए लोन देते हैं, तो उसको लॉन्ग टर्म मानती है गवर्नमेंट, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या डिडक्शन मिलेगा? बहुत ही अजीब सा डिडक्शन है, जिसमें आपको सिर्फ एक अमाउंट ट्रांसफर करना है स्पेशल रिजर्व में। तो पॉइंट नंबर 1 डिडक्शन कितना मिलेगा? पॉइंट नंबर 1 2 3 विच एवर इज लेस, तो आप स्पेशल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करो, कंपेयर विद 20% ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस बिजनेस मतलब मनी लेंडिंग बिजनेस, एंड कंपेयर विद पॉइंट नंबर 3 200% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड जनरल रिजर्व ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर माइनस स्पेशल रिजर्व ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कुछ है, दोनों का माइनस करो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा, तीनों में से जो भी लेस होगा वो तुम्हारा हो जाएगा डिडक्शन। एक बार डिडक्शन क्लेम कर लिया आपने स्पेशल रिजर्व का, वापस से पीएनएल में ट्रांसफर करोगे तो डीम्ड इनकम मानी जाएगी 41(4)(a) के हिसाब से। चेक कर लो बराबर से भाई, ऐसी हरकतें नहीं करना, फिर वापस से पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करना। क्लियर ना? यहां पर कुछ छोटे डिडक्शन है। 35 सीसीए में क्या बोला गया? अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को रूरल डेवलपमेंट के लिए पेमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये दान धर्म वाला सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 35 डीडी अमालगमेशन और डीमर्जर का खर्चा मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा? 1/5, 5 सालों में, एक झटके में नहीं मिलने वाला है, सिर्फ इंडियन कंपनी, वो भी 5 सालों में। ठीक है, नेक्स्ट 35 डीडीए वीआरएस का खर्चा मिलेगा? हाँ सबको मिलेगा, लेकिन यहां पर भी 5 साल का रिस्ट्रिक्शन है, एक झटके में नहीं मिलेगा, क्योंकि अमाउंट बड़ा होता है, तो 5 सालों में मिलेगा, दैट इज इट विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और यहां पर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है, इसके पहले कहां कहां 1/5 आया था, ताकि इंटरलिंक हो गया पूरा का पूरा 1/5 वाला कैटेगरी। इससे पहले 1/5 कहां कहां आया था? फैमिली प्लानिंग में आया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फैमिली प्लानिंग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 35D, और फिर बाद में अमालगमेशन और डीमर्जर वाला खर्चा जो अभी ऊपर ऊपर पर देखा। तो टोटल 4 सेक्शन इनकम टैक्स में, जहां पर 1/5 डिडक्शन है पीजीबीपी में,
पांचवा सेक्शन नहीं है जहां पर 1/5 डिडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 35 सीसीसी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए अगर पेमेंट करते हो तो डिडक्शन मिलेगा, हाँ मिलेगा। एंड 35 सीसीडी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मतलब एग्रीकल्चर के लिए लोगों को मदद कर रहे हो और कुछ नहीं। 35 सीसीडी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए अवेलेबल है, बाकी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें भी लैंड और बिल्डिंग का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा इस सेक्शन में। उसके अलावा बाकी सारे खर्चे मिलेंगे। क्या करना है इसमें, करना क्या है, कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज को स्किल डेवलपमेंट करती है, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग ये सब देती है, तो उसका डिडक्शन कंपनी को यहां पर मिल जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 42 बहुत ही स्पेसिफिक डिडक्शन है, इसमें कुछ खास दिया नहीं गया है, जिसमें बोला गया अगर कोई एसएससी मिनरल ऑयल एक्सप्लोर करता है, मेनली ओएनजीसी जैसी कंपनी, और उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई अग्रीमेंट है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल एक्सेट्रा, तो उसके सारे डिडक्शन, सारे डिसअलावेंसेस, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और वो कहां डिसाइड करेगी, अग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा उसको कैसे डिडक्शन मिलेगा, उसको कैसे टैक्स लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारा भाषण इस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया गया, ठीक है। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज व्हाट योर जनरल डिडक्शन। अब अगर आपको कोई और सेक्शन में जगह नहीं मिलती है तो आपको यहां आना पड़ेगा, लेकिन जनरल डिडक्शन पढ़ने के पहले में कोई एक चीज बोलना है आपको, क्या इनकम टैक्स में लॉसेस के डिडक्शन मिलते हैं? द आंसर इज यस। अगर लॉस आपका ट्रेडिंग नेचर का है तो डिडक्शन मिलेगा, कैपिटल नेचर का लॉस है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 1959 इन द केस ऑफ बद्रीदास दागा वर्सेस सीआईटी। ट्रेडिंग लॉसेस डिडक्शन विल बी अलाउड, कैपिटल लॉसेस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना, यहां पर जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है। अब 37(1) के अंदर आपको आना है जनरल डिडक्शन। यहां पर आपको 4 कंडीशन फुलफिल करना है, 3 नेगेटिव कंडीशन, एक पॉजिटिव कंडीशन है। पहला कंडीशन, आपका खर्चा 32 36 में नहीं आना चाहिए, नॉट पर्सनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी इनकर्ड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। प्लस उसके नीचे 2 एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई खर्चा आप करते हो जो ऑफेंस है या किसी लॉ ने उसे प्रोहिबिट किया है, अगर ऐसा खर्चा करते हो तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, अगर आप सीएसआर का खर्चा करते हो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो आप सीएसआर का खर्चा करते हो वो किसी और सेक्शन में अलाउड है, लाइक 80G में अलाउड है, लाइक सेक्शन 35 में अलाउड है, तो उसका डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो सीएसआर का खर्चा आप 37(1) में लेने की कोशिश करते हो वहां डिडक्शन नहीं मिलेगा, अगर किसी और सेक्शन में सीएसआर का खर्चा अलाउड है तो उसको अलाउ रहेगा, वो डिसअलाउ नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट, पेनाल्टी का क्या होगा सर, पेनाल्टी 2 किस्म की होती है, एक पेनाल्टी कॉम्पेंसेटरी होती है, एक पीनल होती है। अगर पीनल पेनाल्टी है तो वो डिसअलाउ हो जाएगी, मतलब वो कानून तोड़ने के लिए लगी है तो वो डिसअलाउ हो जाएगी। अगर कॉम्पेंसेटरी, अगर बिजनेस में कुछ डिले करते हो उसके लिए कॉम्पेंसेशन देते हो तो वो कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट, इनकम टैक्स के अंदर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बोला है। इनकम टैक्स में पेनाल्टी का डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर जीएसटी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, जीएसटी के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, अगर जीएसटी लेट पेमेंट करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, डिडक्शन मिलेगा। जीएसटी में कानून तोड़ते हो, जीएसटी क्रेडिट चुराते हो एक्सेट्रा, जीएसटी नहीं भरते हो और पेनाल्टी लग रही है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि वो पीनल माना जाएगा। सर सीक्रेट कमीशन का डिडक्शन मिलेगा, सीक्रेट कमीशन का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि वो भी बैड इन लॉ माना जाता है, एक किस्म का ब्राइब होता है वो। सीक्रेट कमीशन पे आईसीआई के स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने वो पॉइंट यहां पर कवर कर लिया, ठीक है। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट मैंने यहां पर कवर नहीं करने की कोशिश किया है। उसके बाद सीबीडीटी का सर्कुलर आता है 5/2012, जिसमें बोला है अगर कोई फार्मा कंपनी अगर अपने डॉक्टर वॉक्टर लोग को या हॉस्पिटल लोग को कुछ फ्री भी देता है तो वो फार्मा कंपनी को वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा और डॉक्टर के हाथ में भी वो फ्री भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एज द केस में भी। उसके बाद अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड वो पार्टनर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा होना चाहिए कि अगर वो पार्टनर नहीं रहेगा तो बिजनेस ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो डिडक्शन मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर टीए कुरैशी के केस में क्या बोला था कि इलीगल लॉसेस का डिडक्शन आपको कोई रोक नहीं सकता है। इलीगल एक्सपेंसेस एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 37(1) रोकता है पिछले पेज पे। यहां पर क्या रोक रहा है, इलीगल एक्सपेंडिचर रोक रहा है, इलीगल लॉसेस नहीं रोक रहा है। देयरफॉर अगर आपको बिजनेस में इलीगल लॉस होता है उसका डिडक्शन आपको मिलता रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एथिकली गलत है मैं मानता हूं, फिर भी उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। अब लॉ बोल रहा है तो उसको लेना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट बोल रहा है और गवर्नमेंट ने इस कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करने के लिए कोई प्रोविजन भी नहीं लाया। उसके बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में कोई एडवर्टीजमेंट करता है उसके लिए पेमेंट करते हो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बीओटी प्रोजेक्ट के लिए आप खर्चा करते हो। बीओटी क्या होता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, जिसमें क्या होता है गवर्नमेंट आपको जमीन देती है, उस जमीन पे आप रोड वोड बनाते हो, ब्रिज विज बनाते हो और उसके बाद में आप 15-20 साल तक उसको ऑपरेट करते हो, उससे टोल वोल कलेक्ट करते हो और फिर बाद में 15-20 साल के बाद जब आपका अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा आप वो पूरा का पूरा जमीन पूरा का पूरा रोड गवर्नमेंट को लौटा दोगे। इसलिए इसको बोलते हैं आप बिल्ड करोगे, आप ऑपरेट करोगे और फिर आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दोगे। इसमें जो भी खर्चा हुआ है उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा, ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। 15 साल का लाइफ है, ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इवनली मिलेगा हर साल आपको डिडक्शन। हाँ, अगर कोई खर्चे का डिडक्शन आप ऑलरेडी क्लेम करके बैठे हो तो उसका डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर ऑलरेडी क्लेम करके बैठे हो तो। नेक्स्ट,
केरला रोड लाइन का जजमेंट क्या बोलता है? यहां पर एसएससी ने एक बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग खरीदने के बाद उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उससे स्क्रैप आया, स्क्रैप उसने बेचा, उसको पीजीपीपी इनकम ऑफर कर दिया। साथ साथ में बिल्डिंग का पैसा भी तो देना है, बिल्डिंग का पैसा देने में डिले कर दिया, उसको डिले करने पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो उसने वो इंटरेस्ट का खर्चा ये पीजीपीपी इनकम से नॉक ऑफ कर दिया। कौन सी वाली पीजीपीपी इनकम से? जो बिल्डिंग को बेचकर स्क्रैप आके जो पीजीपीपी आया ना, उसको उसने बिल्डिंग का जो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है ना, उससे नॉक ऑफ कर दिया। क्या उसको डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज यस। केरला सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इन द केस ऑफ केरला रोड लाइन कि डिडक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग की इनकम से ही बिल्डिंग का इंटरेस्ट नॉक ऑफ हो रहा है, तो डिडक्शन मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जैसे ही सीबीडीटी ने बोला कि फार्मा कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलेगा, सारी फार्मा कंपनी चले गई कहां पर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और वहां पर जाकर पिटीशन फाइल कर दिया सीबीडीटी के अगेंस्ट। तो अभी कोर्ट ने भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दे दिया। कोर्ट बोला कि भाई ये सर्कुलर सही भी है, गलत भी है। कोर्ट बोला फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस देख के डिसाइड करो कि डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर कोर्ट बोला, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जो भी फ्री भी दे रहा है ये जेन्युइन है, तो उसको डिडक्शन दे दो, और अगर फ्री भी जेन्युइन नहीं है तो उसको डिडक्शन मत दो, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद ये जो पैथोलॉजी वाले डॉक्टर को क्या देते? कमीशन देते। क्या देते? कमीशन के भाई तुम्हारे पास जो भी पेशेंट आएगा उसको मेरे पैथोलॉजी लैब में भेजना, टेस्टिंग करने, एक्सरे निकालने, सोनोग्राफी निकालने, सिटी स्कैन निकालने। तो ये जो कमीशन दे रहे हैं ना, ये डिसअलाउ हो जाएगा इनकम टैक्स में, एज पर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। चेक करो यहाँ पर, कैप स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, इट इज बैड इन लॉ, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, इट इज बैड इन लॉ, इट इज अगेन पब्लिक पॉलिसी, ये डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिनेश मिल्स लिमिटेड। यहां पर क्या हो रहा था? एक एसएससी है, दिनेश मिल्स लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसमें क्या हो रहा था? इसका जो क्लर्क है, जो अकाउंटेंट है, वो हर साल कुछ ना कुछ पैसे चुरा रहा है। किसी साल 4 लाख चुरा के छुपा रहा है, किसी साल 5 लाख छुपा रहा है, किसी साल 4 लाख छुपा रहा है, किसी साल 3 लाख छुपा रहा है। ऐसे 14-15 लाख रुपए की चोरी किया उसने। अब चौथे साल में वो पकड़ा गया। तो क्या चौथे साल में जब पकड़ा गया, तब क्या कंपनी को उस 14 लाख रुपए का जो लॉस हुआ है, क्या उसका डिडक्शन मिलना चाहिए? द आंसर इज यस। कंपनी को उसका डिडक्शन मिलेगा। यहां पर गुजरात हाईकोर्ट ने वही बोला है कि लॉस का डिडक्शन आपको तब मिलेगा जब आपका लॉस का डिस्कवरी होगा। जब भी आप लॉस डिस्कवर करोगे उस साल में आप पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद वो जो फालतू सा एक जजमेंट था कि वो एक डायरेक्टर था, वो जंगल में जाता है, मैंने आपको क्लास में भी बोला, जंगल में जाता है, उसको कुछ आदिवासी पकड़ लेते हैं, तो कंपनी पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पुलिस वाज अनसक्सेसफुल, पुलिस कुछ कर नहीं पाई, तो कंपनी ने क्या दे दिया? रैंसम दे दिया, उसको छुड़ा दिया, फिरौती का पैसा दे दिया, ब्राइब दे दिया और छुड़वा दिया। तो क्या उस ब्राइब का, उस रैंसम का डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज यस। यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसका डिडक्शन दे दिया। ठीक है, शांति भूषण, ये फालतू सा केस लॉ, एक और है कि एसएससी एक लॉयर है, लॉयर को कुछ हार्ट सर्जरी करवानी है, उसने हार्ट सर्जरी का खर्चा किया, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेक्शन 31 में भी नहीं मिलेगा, 37(1) में भी नहीं मिलेगा, दोनों सेक्शन में उसको डिसअलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, मिलेनियर डेवलपर्स में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने एसएससी को बोला था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला था कि 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाओ, एसएससी ने अपनी पटेली करके 8 फ्लोर की बिल्डिंग बना दिया। अब 7 फ्लोर की बोला था तो 8 फ्लोर क्यों बनाया भाई आपने? अब एक्स्ट्रा फ्लोर बनाया तो फिर उसमें कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उसको एसएससी ने क्या बोला? कंपाउंडिंग फी बोल के बोल रहा है कि मुझे कंपाउंडिंग फी दे रहा हूं आपको, मैं मुझे एक एक्स्ट्रा फ्लोर बना देने दीजिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कि आप एक्स्ट्रा फी दे दो, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, जो भी है। तो क्या वो 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया जो दे रहा है एसएससी कानून तोड़ने के लिए, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये पीनल नेचर है, क्योंकि आपने कर्नाटका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के कानून को तोड़ा है, देयरफॉर ये खर्चा क्या हो जाएगा? आपके लिए डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नीलावती एंड अदर्स, ये बहुत ही मामूली सा केस लॉ है कि आपके थिएटर के बाहर कुछ गुंडे आ रहे हैं, तो आप उन गुंडों को क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हो, भाई जाओ जाओ यहाँ से, परेशान ना करो, इतना पैसा लो, या पुलिस को पैसा दे रहे हो, या गुंडे को हटाओ, या ब्राइब दे रहे हो एक किस्म की, क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। एक्सप्लेनेशन 1 टू 37(1) इसको डिसअलाउ कर देगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आपने जिंदगी में 2 गलती कर दी। पहली गलती, एम्प्लॉइज को एडवांस दे दिया और एम्प्लॉइज को एडवांस लेके भाग गया। दूसरा, लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जो रिफंडेबल है, और लैंडलॉर्ड ने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कर लिया। तो यहां पर कोर्ट ने बोल दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि एम्प्लॉय को जो एडवांस दे रहे हो और वो जो फॉरफिट कर रहा है ना, वो एक रेवेन्यू लॉस है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो तो होते रहता है बिजनेस के अंदर। लेकिन जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हो लैंडलॉर्ड को और वो फॉरफिट कर रहा है, वो रेवेन्यू लॉस नहीं, वो एक कैपिटल लॉस है, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये बोला गया दिल्ली हाईकोर्ट के इस जजमेंट में। नेक्स्ट इज ओरिएंट सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये एसएससी ने कुछ ग्लो साइन बोर्ड खरीदा, उसका कोई शॉप था किसी जगह पर, वहां पर उसने अपने शॉप के बाहर एक ग्लो साइन बोर्ड लगाया, लाइट वाला बोर्ड। तो क्या वो लाइट वाले बोर्ड का खर्चा रेवेन्यू माना जाएगा कि कैपिटल माना जाएगा? अस गवर्नमेंट, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला ये रेवेन्यू खर्चा है, बिकॉज इसकी लाइफ शॉर्ट है, ये परमानेंट नहीं है, इसको फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, ये वेदर के साथ हर साल डीके होता रहता है, खराब होता रहता है, इसकी कोई परमानेंट लाइफ नहीं है, कोई कैपिटल एसेट नहीं है, इसका रेवेन्यू खर्चा है, इसको एक झटके में डिडक्शन लेके खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, जहां पर एसएससी ने कुछ शेयर होल्डर से शेयर एप्लीकेशन मनी लिया। शेयर एप्लीकेशन मनी लेने के बाद एसएससी ने वो पैसा बैंक में रखा, इन सम सेविंग बैंक या करंट अकाउंट या एफडी, कहां तो रखा। ठीक है, अब उससे इंटरेस्ट आया। अब उससे जो इंटरेस्ट आया, शेयर एप्लीकेशन मनी बैंक में रख के जो इंटरेस्ट आया, क्या वो आईएफओएस माना जाएगा? तो कोर्ट ने बोल दिया नहीं, वो आईएफओएस नहीं माना जाएगा। उस इनकम को आपको शेयर इशू एक्सपेंसेस से नॉक ऑफ करनी पड़ेगी।
वो IFRS इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू से इन 2018 श्री रामा मल्टीटेक लिमिटेड। यहां पर कुछ और खर्चों की लिस्ट मैंने डाल दिया हूं जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे पहला, क्या डिविडेंड का डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज डिविडेंड इज व्हाट अप्रोप्रिएशन एंड इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सरचार्ज, ये सब कुछ टैक्स है। इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस का डिडक्शन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलता है। लॉस ऑफ सब्सिडरी नहीं मिलेगा। डेफर्ड टैक्स भी एक किस्म का इनकम टैक्स है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये एक कैपिटल लॉस है, इसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। अनअसर्टेन लाइबिलिटी भी एक क्रिस्टलाइज लाइबिलिटी नहीं है, अनअसर्टेन डे, पता ही नहीं है कि जेन्युइन है कि नहीं है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस का इनकम टैक्स में डिडक्शन जनरली नहीं मिलता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर उस प्रायर पीरियड एक्सपेंस के बारे में आपको पता ही करंट ईयर में चला है, अगर करंट ईयर में उसके बारे में पता चला है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रायर पीरियड का खर्चा भी आपको मिलेगा अगर करंट ईयर में वो लाइबिलिटी के बारे में पता चला है, पिछले सालों में पता ही नहीं था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सैलरी एंड परक्विजिट्स अगर आप डायरेक्टर्स को देते हो तो डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। पहला, एक तो वो 48(2) की लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी और डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी होते हैं इनकम टैक्स की नजर में, तो वो एक फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपनी लॉ ने जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के प्रोविजन बनाए ना, कुछ लिमिट बनाई ना, इससे ज्यादा रेम्यूनरेशन मत दो मैनेजर को, तो वो लिमिट को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन भी अलाउड एज डिडक्शन, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अपना अभी पहला रिवीजन वीडियो मैं अपना रोक देता हूं। यहां पर अपना लगभग 60% टू 70% बिजनेस एंड प्रोफेशन रिवाइज हो गया। और अगर आप लोगों को मजा आया इसमें तो नीचे भरपूर कमेंट चाहिए मेरे को, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। बिलीव मी, बहुत मेहनत लगी है इसमें, और बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं मैंने इस वीडियो के लिए, बहुत, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। और मैं कोई कट वट नहीं लेता हूं बीच में, एक आध कट बीच में लेता हूं पानी वानी पीने के लिए बस। बाकी पूरा 1.25 घंटा मैंने नॉन स्टॉप बोला हूं बेटा, नॉन स्टॉप। सर इतना फास्ट कैसे बोल लेते, मेरे दिमाग में है अभी ये सारी चीजें, ठीक है, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। कभी कोई रिसेंट अमेंडमेंट आ गया तो शायद मुझे रुकना पड़ता है उसमें बस, क्योंकि वो मैं एक ही बार पढ़ाया आप लोगों को, मई 22 वालों को, नवंबर 22। उसके अलावा पूरा का पूरा सिलेबस ऐसा नॉन कट है, आपको कहीं पर भी कट वर्ड कुछ नहीं दिखेगा पूरे पूरे पूरे, पूरे रिविजन वीडियो में। बहुत मेहनत से बनाया, और बिलीव मी, आप सिर्फ ये रिवाइज करो, सिर्फ ये देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, इतनी बार देखो कि बस आपके दिमाग में एक एक टाइम के साथ एक एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। हाँ, ये अभी 30 मिनट और 25 सेकंड पे सर ये बोलने वाले, ये लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए आपको। अगर आ गया ना, कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं, बिलीव में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक और केस लॉ की बुक कर लो, काफी है, काफी है, काफी है, मतलब आसानी से आपको एग्जाम्शन आ सकता है। और बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरी जान लगा रहा हूँ बेटा मैं, ये नहीं है कि सिर्फ रिविजन वीडियो आपको देना है तो दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पूरी मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर। मैं मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि एक भी पॉइंट मुझसे मिस आउट नहीं हो पूरे के पूरे रिविजन वीडियो में। हर एक पेज पे मैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या छोटे से छोटा पॉइंट, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिस आउट नहीं करूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ। तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, बस ये चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, पूरा का पूरा सिलेबस इससे रिवाइज कर लो। डीटी जैसा सब्जेक्ट चिंदी लगना चाहिए, एग्जाम के दिन 2 बार रिवाइज हो जाना चाहिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट, वो लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। लोगों के एक बार रिवाइज करने में हालत खराब हो जाती है, आपको 2 बार भी रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर भले एक बार भी रिवाइज हो जाए तो चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि 2 बार भी कर लूंगा सर। आपके रिवीजन वीडियो से तो 2 बार भी हो जाएगा सर, 1.5 स्पीड पे, एग्जाम तक तो मैं 1.5 स्पीड से कंफर्टेबल हो जाऊंगा सर, मैं आराम से देख लूंगा, ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए बेटा, ठीक है। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। मैं अभी रिवीजन वीडियोस जल्द से जल्द डालता रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा अगले 10 से 15 दिन में या मैक्सिमम 20 दिनों में सारे रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारे, ताकि अगले 4 5 6 महीने जितने भी आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, पता नहीं एग्जाम की एग्जैक्ट डेट्स क्या आने वाली है, उसमें आप पूरी तरीके से ये रिवीजन वीडियोस को अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम मान के चलो फॉर डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में आईसीआई का मटेरियल इतना मोटा मोटा है, आपको पता है, आपको आपने अगर लिए मंगवाया होगा तो देखा ही होगा ना, इतना 2,500 पेज की बुक है, क्या पॉसिबल है वो सब चीज करना एग्जाम के एक दिन पहले? इम्पॉसिबल है, कितने भी इंटेलिजेंट हो आप, नहीं हो सकता है वो आपसे। ओनली वे टू सर्वाइव इन डायरेक्ट टैक्स दिस रिवीजन वीडियो, देयर इज नो अदर वे। थैंक्स टू यूट्यूब, thanks to Google to make this platform available for all of us, for me also, for you also, for me to express my knowledge, for you to gain knowledge out of it, to take benefits, to reap benefits out of it. तो टेक्नोलॉजी का भी हमको शुक्रिया अदा अदा करना चाहिए, ठीक है।
तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगला रिविजन वीडियो अगले 2-3 दिन में जरूर डालूंगा मैं, हर 2-3 दिन के इंटरवल पे एक एक रिविजन वीडियो आपको मिलता रहेगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, ठीक है, चलो बाय।